जिन्यू के चेहरे पर एक और नज़र डालने पर एक मूर्ति नाटक में एक सुंदर मुख्य भूमिका की कोई भी छाप तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह घोर तिरस्कार ने ले ली। जू नैनियन ने अपना मन स्थिर किया और अपनी छाती थपथपाई। अच्छा, वह अभी भी सामान्य थी और उसके मन में जिन्यू के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं था। ये तो केवल उसकी सुंदरता थी जिसने उसे मोहित कर लिया था, बस इतना ही। वह स्वयं बनी रही, आकर्षक चेहरों के प्रति एक सच्ची वफादार। हाँ, यही था। अपनी मानसिक मजबूती पूरी करने के बाद जू नैनियन के चेहरे की लाली तेजी से गायब हो गई। जिन्यू दर्द से कराहता रहा और जू नैनियन ने भौहें चढ़ाईं। अरे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या इससे बहुत दर्द होता है? जिन्यू ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, अपने नितंब को हाथ से ढकते हुए कहा, इससे दर्द नहीं होता। आउच! जू नैनियन। तारांकन। उस घटना के बाद जू नैनियन के मन में कोई द्वेष नहीं रहा और जिन्यू रसोई में व्यस्त रहने लगी। एक दिन के काम में रसोईघर को ठीक कर दिया गया और मुख्य हॉल की दीवारों को रंग दिया गया, हालांकि उन्हें इसका उपयोग करने से पहले रंग के सूखने का इंतजार करना पड़ा। जिन्यू ने खिड़की लगाने के लिए रसोईघर में एक बड़ा छेद भी बनाया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि वह उचित वेंटिलेशन के बिना लंबे समय तक रसोईघर में गर्मी में रहेंगी। खिड़की लगाने का कारण सुनने के बाद जू नैनियन को एक पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ। जिन्यू के पास उसे छूने और नाराज होने के बीच झूलने का एक तरीका था। एक क्षण वह भावुक हो गई, तो दूसरे ही क्षण वह नाराज हो गई। या एक क्षण वह नाराज होती थी और अगले ही क्षण वह भावुक हो जाती थी। ये सचमुच विषैला था। जू नैनियन पहाड़ों से काटी गई सूखी पेड़ की छाल का उपयोग दीवारों को सजाने के लिए करना चाहती थी, लेकिन उसे पहले दीवार के रंग के सूखने का इंतजार करना पड़ा। इस बीच जिन्यू ने लोगों से रसोई में पानी का पाइप लगवाया ताकि सब्जियां वगैरह धोना आसान हो जाए। जू नैनियन ये कहना चाहती थी कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादातर धारा के पानी का उपयोग करती है, लेकिन वह जिन्यू को यह नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने उसे ऐसा करने दिया और यह बाद में एक आवरण के रूप में काम करेगा। ये सब हो जाने के बाद जू नैनियन कुछ सुंदर मेज़पोश खरीदने गया। चूंकि यह एक रेस्तरां के लिए था, इसलिए उसने ऑलिक्लॉथ खरीदने की योजना बनाई जिसे आसानी से साफ किया जा सके। लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई जब उसने नानचेन काउंटी की सभी दुकानों और यहाँ तक कि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी खोजबीन की, लेकिन उसे बिक्री के लिए कोई भी ऑलिक्लॉथ नहीं मिला। इससे उसका मूड और भी खराब हो गया। उसे निराश देखकर जिन्यू ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, आप वास्तव में क्या खरीदना चाहती हैं? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, जू नैनियन ने कमजोरी से कहा। जिन्यू ने जवाब में टस्क किया, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? जिन्यू के आग्रहपूर्ण रवैये के तहत जू नैनियन ने उन्हें ऑलिक्लॉथ के कार्य और उपस्थिति का वर्णन किया। उसे आश्चर्य हुआ कि जिन्यू वास्तव में उनके बारे में जानता था। जिन्यू ने कहा, वे राजधानी में हैं। राजधानी में तो ये हैं। जू नैनियन ने पलकें झपकाईं, इससे मुझे क्या फ़ायदा? मैं राजधानी में कोई दुकान नहीं खोल रहा हूँ। क्या मुझे वहाँ कोई विशेष यात्रा करनी होगी? ये बहुत दूर है, इसे भूल जाओ, ये परेशानी के लायक नहीं है। जिन्यू ने नीचे देखा और जू नैनियन को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। उस शाम जिन्यू वापस परिसर में आया और घर के फ़ोन से राजधानी में फ़ोन किया। 2 घंटियों के बाद फ़ोन उठाया गया और जिन्यू ने कहा, हेलो। दूसरी ओर से एल्डर मास्टर जिन की गहरी आवाज़ आई, बेटा तुम्हें मुझे फ़ोन करना याद है? जिन्यू ने अपने होंठ भींचे, दादाजी मुझे एक मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 10 मिनट बाद जिन्यू ने फ़ोन रख दिया और अपनी उंगलियां कानों में डाल लीं। छी, बूढ़ा आदमी बहुत बकबक करता है। 3 दिन बाद राजधानी की लाइसेंस प्लेट वाली एक काली सेडान कार जिन्यू द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची। जिन्यू कई घंटों से वहां इंतजार कर रहा था। परिचित नंबर प्लेट को पहचानकर जिन्यू वहां गया। मुझे सामान दो। कार की खिड़की नीचे की ओर खुली तो एक सुंदर युवक सामने आया। जिन्यू की चाची का बेटा। चचेरे भाई, तुम्हें इस कबाड़ से क्या चाहिए? ये तुम्हारा काम नहीं है। जिन्यू ने जू कियांग के सिर पर तमाचा मारा। जू कियांग ने मूर्खतापूर्ण हंसी में कहा, चचेरे भाई, मैंने दादाजी से सुना कि आप घायल हो गए हैं और टीम में शामिल नहीं हो सकते। आप राजधानी वापस कब जा रहे हैं? वापस किस लिए जाना है? जिन्यू बिना पलक झपकाए पीछे की कार का दरवाज़ा खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ये देखने के लिए कि अंदर सब कुछ सही सलामत है या नहीं। जू कियांग ने हंसते हुए कहा, यहीं पर हमारे दोनों घरों का आधार है। क्या आप सचमुच इस छोटी सी जगह में हमेशा के लिए रहने की योजना बना रहे हैं? सामान वापस लाने के बाद जिन्यू इस छोटे से बदमाश से परेशान नहीं हो सका। उसने जू कियांग का सिर वापस कार में धकेल दिया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नाक में दम करना बंद करो और जल्दी वापस आओ। अरे चचेरे भाई, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? मैं अभी यहाँ आया हूँ और आप मुझे पहले ही बाहर निकाल रहे हैं। कम से कम मैं आपके लिए कुछ तो लाया हूँ, क्या आप मुझे कुछ दिन रुकने नहीं दे सकते?
किस लिए रुको, जगह बहुत छोटी है, तुम्हारा पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, ये तुम्हें फिट नहीं आएगा। ज़ूकियांग, लानत है, यदि यह उसका चचेरा भाई न होता तो वह उसे कार के पहिए से कुचल सकता था। लेकिन ये तो बस एक इच्छाधारी सोच थी। अपने चचेरे भाई जिकियांग की लड़ाकू शक्ति के कारण उसका पैर कार के पायदान को छूने से पहले ही उसे दर्द का स्वाद चखने के लिए बाहर खींच लिया गया। ज़ूकियांग ने कुछ दिन रुकने का मन बना लिया। चूंकि स्कूल शुरू होने में अभी एक सप्ताह बाकी था, उसने अपनी चाची से सुना था कि परिवार के भिक्षु मंदिर के वफादार भक्त जिन्यू को मंगेतर मिल गया है। वह महिला जिसने जिन्यू को, जो भिक्षु मंदिर में आधा चिकन ला सकता था, सगाई के लिए सहमति में सिर हिलाने के लिए राजी कर लिया, वह न केवल उसके लिए आश्चर्य की बात थी, बल्कि घर पर उसके भाई बहन पहले से ही जिज्ञासा से मर रहे थे। वे सभी वहां आकर स्वयं देखना चाहते थे। अफसोस की बात है कि जिन्यू ने हमेशा उन्हें आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके दादाजी से भी उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। यदि ये तथ्य न होता कि वह उसे कुछ देने के लिए यहाँ आया था, तो उसे यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो, उसे देखना ही था। यदि उसकी जिज्ञासा संतुष्ट न हुई तो वह कभी नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी नहीं। जिन्यू को उसके साथ कुश्ती लड़ने की परवाह नहीं थी, वह अभी भी वापस जाने और अपना श्रेय लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच ज़ू न्यानियन दयनीय रूप से लियूयसू बना रहा था। इस बार उसे 2000 लियूयसू बनाने थे, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से स्टॉक पहुंचाना भूल गई थी। लेकिन शुई जानती थी कि वह मुसीबत में पड़ गई है, और इसके अलावा यह उसके अपने कारण ही हुआ था, इसलिए उसने उसे जल्दी नहीं किया। अन्य दुकानों ने भी उसे जल्दी नहीं बुलाया, शायद इसलिए कि उन्हें जल्दी बुलाने के लिए कोई नहीं मिला। आखिरकार ये भविष्य की बात नहीं है जहां एक फ़ोन कॉल से काम चल जाएगा। उस समय ऐसे परिवार बहुत कम थे जो टेलीफोन खरीद सकते थे, लेकिन अब तक तो वे शायद चिंता से पागल हो रहे होंगे। व्यापार करना पूरी तरह से विश्वास पर आधारित था। यह उसकी गलती थी, चाहे कुछ भी हो, उसे उनका असंतोष शांत करना ही था। उसके पास सामान्य से थोड़ा अधिक स्टॉक उपलब्ध कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1000 लियूएसू बनाने के लिए जू नेनियन को पूरे 10 घंटे लगे। 2000 के लिए समय स्वाभाविक रूप से दोगुना हो गया। एक साथ इतने सारे काम करने से जू नेनियन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे का गहराई से एहसास हुआ। वह एकमात्र ऐसी थी जो लियूएसू बनाना जानती थी, और भले ही वह विधि बताती, लेकिन खाड़ी के पानी के बिना कोई भी लियूएसू के सार को प्राप्त नहीं कर पाता। वह अभी भी अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती थी। नानचेन काउंटी में कुछ दुकानों से निपटना ही उसके लिए पहले से ही भारी था। यदि यह और बड़ा हो जाता तो यह उसके लिए मौत का कारण बन जाता। और वह अपने जीवन का आनंद लेने के लिए पैसा कमा रही थी, न कि खुद को मौत के घाट उतारने के लिए। चाहे व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह उसके बिना नहीं चल सकता तो सब बेकार है। नहीं, उसे इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता ढूंढना था। अन्यथा यदि भविष्य में व्यापार बढ़ा तो अनेक समस्याएं आएंगी। बहन, थोड़ा आराम करो, जू जिकियांग ने कहा जब उसने उसे रसोई में पसीने से लथपथ भागते हुए देखा। उसे चिंता थी कि वह थक जाएगी। दुकान का रसोईघर अभी भी नम था, इसलिए जू नेनियन नानशुई स्ट्रीट स्थित अपने घर पर इन्हें बना रही थीं। बमुश्किल 2000 कमाने में कामयाब होने के कारण जू नेनियन के अंग लगभग सुन्न हो गए थे। मैं थक गया हूँ। अपनी कुर्सी पर धीरे से पीछे झुकते हुए जू नेनियन ने जिकियांग को निर्देश दिया। जिकियांग, पहले बहन किंगशुई की दुकान पर 800 रुपये ले जाओ। ली किंगशुई की सूखे सामान की दुकान वास्तव में उसके पिता द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वह वास्तव में इसे चला रही थी। नानशुई स्ट्रीट भी शहर के केंद्र का हिस्सा थी, लेकिन यह वाणिज्यिक जिले का हिस्सा नहीं थी, और ये ली किंगशुई की दुकान से काफ़ी दूरी पर थी। सौभाग्यवश काउंटी शहर विशेष रूप से बड़ा नहीं था। ठीक है बहन, जिकियांग ने आज्ञाकारी रूप से लियूएसू को अपनी टोकरी में उठा लिया। सौभाग्य से लियूएसू बड़े नहीं थे, इसलिए एक टोकरी में काफ़ी कुछ रखा जा सकता था। पैसे लेना याद रखना, हम किसी को भी भुगतान में देरी नहीं करने देंगे, समझे? समझ गया। इस पर विचार करने के बाद जू नेनियन ने कहा, यदि बहन किंगशुई के पास सामान पहुंचाने के बाद भी दिन का उजाला है तो सामान को अन्य 4 दुकानों पर ले जाएं। ठीक है। जिकियांग बहुत आज्ञाकारी था और नेनियन की हर बात से सहमत था। इसके बारे में सोचते हुए जू नेनियन को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसे भूल जाओ, तुम पहले सिस्टर किंगशुई की दुकान पर सामान पहुंचा दो, जब काम हो जाए तो वापस आकर मुझे फ़ोन करो। मैं बाकी लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए आपके साथ चलूंगा। मैं थोड़ी देर सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूं, बाद में मुझे जगाना मत भूलना। इस बार जिकियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, और जू नेनियन ने सोचा कि उसने उसे सुन लिया है, और वह उसकी दर्द करती पीठ को सहारा देते हुए कमरे की ओर चला गया। दूसरी ओर जिन्यू का सामना एक चिपचिपे कुत्ते से हुआ। चचेरे भाई, इतनी तेजी से मत चलो। आइए कृपया, क्या आप मुझे कुछ दिन रुकने देंगे?
अगर यह काम नहीं करता है तो मैं आपके घर पर नहीं रुकूंगा, मैं अपने चचेरे भाई को देख लूंगा, क्या ये ठीक है? अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, विश्वास करो या नहीं। जिनयू क्रोधित हो गया। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा, कार का दरवाजा खोला और शू की आंख को ड्राइवर की सीट से खींचकर दरवाजे पर पटक दिया। जब जिनयू क्रोधित होता था तो नरक का राजा भी हार मान लेता था। जू की आंख, जो उत्पीड़न में पला बड़ा था, तुरंत डर गया और लार टपकाने लगा। ठीक है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। जू की आंख बेशर्मी से लगातार प्रयास करते हुए जिनयू के साथ घर वापस आने में कामयाब हो गया। जब वे नानशुई रोड पर पहुंचे तो जू की आंख स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया, कान से कान तक मुस्कुराते हुए बोला, योक चचेरे भाई, क्या ये वही घर नहीं है जो दादाजी ने तुम्हें दिया था? अब तुमने इसे अपनी प्रेमिका के लिए अड्डा कैसे बना दिया है? उसका ये चचेरा भाई हर तरह से ठीक था, सिवाय इसके कि उसका मुंह हमेशा गंदा रहता था। जिनयू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ठंडे तीर चला रही थीं। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो चुप रहो। हे, इसे अनकहा ही समझो। जू की आंख ने अपने मुंह पर जिप लगाने का इशारा किया। अपने लौह प्रधान भिक्षु चचेरे भाई की मंगेतर से मिले बिना जू की आंख कैसे जा सकता था? आखिरकार वह एक मिशन पर था। घर पर भाई बहन उत्सुकता से मरे जा रहे थे। वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि किस दिव्य प्राणी ने बैल दानव राजा को वश में कर लिया था। जिनयू अपने परिवार के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। उसने गंभीरता से चेतावनी दी, अपनी भाभी के सामने अपने उस बेशर्मी भरे व्यवहार पर लगाम लगाओ और व्यवहार करो। जू की आंख, वास्तव में किसमें अधिक बेशर्मी थी? तुम क्या घूर रहे हो, पिटाई की मांग कर रहे हो? जिनयू ने जू की आंख को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसने डर के मारे जल्दी से अपना सिर ढक लिया। ठीक है, मैं अच्छे व्यवहार का वादा करता हूँ, बस मुझे मत मारना। फिर जिनयू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। अपने चचेरे भाई का हाथ नीचे देखकर राहत महसूस करते हुए जू की आंख ने राहत की सांस ली। दादी, मैंने आखिरकार वहां एक गोली को चकमा दे दिया। उसके चचेरे भाई का कठोर हाथ, एक थप्पड़ और सिर में चोट लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तभी जिनयू ने अच्छे मूड में कार का दरवाजा खोला और घर की ओर चल दिया, और जू की आंख भी विनम्रता से उसके पीछे चल पड़ा। लिविंग रूम में कदम रखते ही जू की आंख को कद्दू की गहरी सुगंध महसूस हुई। उसे मिठाइयाँ पसंद नहीं थीं, लेकिन उसकी खुशबू उसे बहुत लुभाती थी। वह उसकी नाक में घुस जाती थी, जिससे उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। हे भगवान, ये कैसी स्वादिष्ट गंध है! सुगंध से ही जिनयू को पता चल गया कि यह जू नैनियन द्वारा बनाई गई लियूसू है। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, जू की आंख खुशबू का पीछा करते हुए रसोई घर तक पहुंच चुका था। स्वच्छ सफ़ेद कटिंग बोर्ड पर सुनहरे पेस्ट्री के ढेर को देखकर उसने संकोच नहीं किया। उसने एक को पकड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। पहली बार इसे आजमाते हुए शू की आंख केवल इसका नमूना ले रहा था, क्योंकि उसे वास्तव में मिठाई पसंद नहीं थी। सुनहरा क्रस्ट कुरकुरा और स्वादिष्ट था, जबकि अंदर का हिस्सा नर्म, चिकना और कोमल था। केवल इसकी खुशबू ही मोहक थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक बार इसे चखने के बाद इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में जो कुछ बाहर आया वह अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह सुगंध तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा थी। इसे काटते ही इसका कुरकुरा बाहरी हिस्सा आसानी से टूट गया और एक चिपचिपा मुलायम भराव सामने आया जो उसके मुंह में चला गया। एक क्षण में ही उस समृद्ध सुगंध ने उसके मुंह को पूरी तरह से भर दिया। तीव्र स्वाद बना रहा और भारी हो गया, किसी भी कोने को नहीं छोड़ा। कुरकुरी परत और उसके अंदर भरा हुआ मिश्रण एक आदर्श संयोजन बनाता है। एक संपर्क में आने पर पिघल जाता है और दूसरा संतोषजनक रूप से कुरकुरा होता है। अत्यधिक विपरीत बनावटें अत्यंत स्वादिष्ट थीं। शू की आंख की आंखें आनंद से भर गईं। स्वादिष्ट, सचमुच मनोरम। उसने अनजाने में एक लियूएसू को खत्म कर दिया, और अपनी आंखें खोलने पर जू की आंख को लगा कि वह और अधिक लालसा से रो सकता है। इसकी तुलना में इससे पहले उसने जो भी प्रीमियम पेस्ट्री खाई थी वह सब बेकार थी। दूसरे हाथ की ओर बढ़ते हुए अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। पीछे मुड़कर उसने जिनयू के कठोर चेहरे को देखा। किसी भी चीज को मत छुओ। चचेरे भाई, मैं और खाना चाहता हूँ, जू की आंख ने दयनीय स्वर में कहा, और अधिक खाने की भीख मांगने के लिए लगभग मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा था। बाद में खा लेना, ये आपके चचेरे भाई की पत्नी ने बेचने के लिए बनाए हैं। जू की आंख ने तुरंत पैसे की पेशकश की। कितना? मैं खरीदूंगा। जिनयू की एक नज़र से जू की आंख को लगा कि पैसे उसके हाथ में जल रहे हैं, और उसने जल्दी से उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। इस बात को लेकर चिंतित कि वह कब अधिक खाना खा सकेगा, जू की आंख को अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद आया। वह ऊपर उठा, उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने जिनयू को देखा। चचेरे भाई, तुमने क्या कहा? ये मेरे चचेरे भाई की पत्नी ने बनाए हैं। उसकी आंखें डरावनी चमक से भरी थीं। जिनयू ने घृणा से उसे टाल दिया। वह बड़बड़ाया, वह अंदर आराम कर रही है।
उसे परेशान मत करो। जू जिकियांग ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित 2 सूखी वस्तुओं की दुकानों में सामान पहुंचाना समाप्त कर दिया था और जब तक वह वापस लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था। उसे कल अन्य 2 दुकानों पर भी डिलीवरी जारी रखनी होगी। आंगन में खड़ी एक कार को देखकर, जो उसके बहनोई की नहीं थी, वह उत्सुकता से घर की ओर चल पड़ा। ये किसका गाड़ी है? जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, उसने रसोई से आवाजें आती सुनी और यह आवाज उसके जीजा की नहीं थी। जू जिकियांग ने सोचा कि घर में चोर घुस आया है और वह रसोई घर की ओर भागा। अचानक धक्का देकर उसने दरवाजा खोला और देखा कि जिन यू एक सफ़ेद शर्ट पहने आदमी के साथ खड़ा था। जू जिकियांग शर्मिंदा होकर वहीं रुक गया। इससे पहले कि वह जीजाजी पुकार पाता, उसने देखा कि वह युवक अविश्वास से उसकी ओर इशारा कर रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तुम। जू कियांग ने मान लिया था कि यहाँ केवल उसकी होने वाली भाभी ही रहती है, इसलिए एक आदमी के अचानक प्रकट होने से उसकी कल्पनाएं उड़ने लगीं। अविश्वास में वह काफी देर तक जू जिकियांग की ओर इशारा करता रहा, फिर जिन यू की ओर देखा। क्या यह मेरी होने वाली भाभी है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जू कियांग कल्पना कर रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि जिन यू कभी भी आसक्त नहीं हुआ था। अपना सारा समय सेना में बिताते हुए, नानचेन के भव्य भवनों या राजधानी के परिवेश से उदासीन, जहां बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं उसके चचेरे भाई के पास आती थीं, फिर भी वह विचलित रहा। इन हरकतों से परेशान होकर वह इन महिलाओं पर नरमी या दया की जरा भी परवाह किए बिना चिल्लाने लगता था। समय के साथ लोगों में यह अफवाह फैलने लगी कि उनकी चचेरी बहन वास्तव में पुरुषों को पसंद करती है। हालांकि ये दूर की कौड़ी लग रही थी, क्योंकि उसे हमेशा ये शाउटिंग के साथ देखा गया था, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी संदेह होने लगा था कि जिन यू को पुरुष पसंद हो सकते हैं। इसलिए जब जू कियांग ने जू जिकियांग को देखा तो उसके दिमाग ने तुरंत स्विच नहीं किया। उसकी बातें सुनकर जू जिकियांग के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास झलक उठा। क्या यह आदमी मूर्ख था? क्या वह ये नहीं बता सकता था कि वह पुरुष है? जहां तक जिन यू का प्रश्न है, ये जानकर उसका चेहरा काला पड़ गया कि इस मूर्ख को साथ लाना उसका सबसे बुरा निर्णय था, क्योंकि अब वह एक दृश्य पैदा कर रहा था और खुद को शर्मिंदा कर रहा था। यह मेरी मंगेतर का भाई है, जिन यू ने दांत पीसते हुए बताया, और उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मारकर उसने जू कियांग को चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। आह, ये तो भाई निकला। जू कियांग ने अजीब तरीके से अपना सिर रगड़ते हुए कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। अपनी भाभी के परिवार के सामने शर्मिंदा होकर जू कियांग को काफी खेद हुआ और उसने ये भी सोचा कि उसका अपना दिमाग थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसकी चाची ने जो कहा था, उसे देखते हुए कि उसकी होने वाली भाभी वह है जिसका इंतजाम उसने खुद किया था, वह कोई पुरुष कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, जू जिकियांग ने विनम्रता से उत्तर दिया। जू जिकियांग छोटी उम्र से ही चतुर और संकोची स्वभाव का था। जिन्यू के सामने डरपोक व्यवहार दिखाने के अलावा वह हमेशा दूसरों के सामने विनम्र और शिष्ट रहता था, तथा दूसरे पक्ष के धनी दिखने के बावजूद कभी भी कोई हीन भावना नहीं दिखाता था। जू कियांग जल्दी से दोस्ताना व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने विशेष गर्मजोशी के साथ जू जिकियांग से कहा, नमस्ते, मेरा नाम जू कियांग है। चूंकि आप मेरी भाभी के भाई हैं, इसलिए भविष्य में हम रिश्तेदार होंगे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जिन यू, बहुत समय हो गया। क्या देखा? तुम्हारा पिछवाड़ा। क्या तुम्हें मेरे भाभी बहनोई की चापलूसी करने की जरूरत है? जू कियांग का नाम सुनते ही जू जिकियांग आश्चर्यचकित रह गया। अंतर केवल एक अक्षर का था। जू जिकियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हाथ मिलाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन शिष्टाचार के नाते उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जू जिकियांग। जू कियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से हिलाया। भाई, आपने गलत सुना, ये जू जिकियांग नहीं है, ये जू कियांग है। आओ मेरे पीछे दोहराओ, जू कियांग नोजी। जिन यू। जू जिकियांग, मेरा नाम जू जिकियांग है, आपके नाम से एक अक्षर का अंतर है, उन्होंने समझाया। जू कियांग, अपना सिर खुजलाते हुए शर्मिंदा जू कियांग अजीब तरह से हंसा। आहा, आज रात चांद बहुत गोल है। जू जिकियांग ने आसमान की ओर देखा तो छत तख्तों से ढकी हुई थी। जिन यू ने अपना माथा पीट लिया। ये बेवकूफ़ वास्तव में खुद को मूर्ख बना रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर जू कियांग की गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे खींचते हुए कहा, थोड़ी देर शांत हो जाओ। जू नेनियन की नींद रसोई से आती तेज हंसी से खुल गई। आवाजें अपरिचित थीं, लेकिन उनमें से वह जिन यू की आवाज़ सुन सकती थी। पूरे दिन लियू यू सू पेस्ट्री बनाने के बाद वह इतनी थक गई थी कि उसे पूरी तरह से कमजोरी महसूस होने लगी थी। वह अपनी आंखें मलते हुए रसोई में चली गई, यहाँ तक कि जूते पहनना भी भूल गई। जिन यू, तुम क्या कर रही हो? एक हाथ से वह अभी भी अपनी आंखें रगड़ रही थी, जबकि दूसरी आंख सिकुड़ी हुई थी, जिससे वह लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। अपने स्थान पर स्थित झरने से पानी पीने के बाद जू नेनियन की आवाज़ असामान्य रूप से कामुक और मोहक हो गई थी। वह आमतौर पर बोलते समय अपनी बात को रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन लोगों के लिए यह पहले से ही असहनीय था।
अब पूरी तरह से बेलगाम, उसकी आवाज़ नर्म और हड्डी तक मोहक थी, धीमी और भारी, बहुत कुछ प्रलोभन की आवाज़ की तरह जो कुछ अंतरंग क्षणों के बाद होती है। इस एक वाक्य से उसने रसोई में मौजूद तीनों पुरुषों को एक साथ अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने विशेष रूप से तैयार किया गया रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें पट्टियां थीं। शुद्ध सफ़ेद कपड़ा उसके संपूर्ण शरीर को सूक्ष्मता से उजागर कर रहा था तथा एक धुंधली और आकर्षक सुंदरता पैदा कर रहा था। और दो प्यारे पैर। जू की आंख ने मुख भाव से जू नेनियन को देखा, उसे नीचे से ऊपर तक देखा, अपनी लार को अनियंत्रित रूप से निगलते हुए अंततः अपनी निगाहें उसके चेहरे पर ले गया। उसका अद्भुत सुंदर चेहरा अप्रत्याशित रूप से उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आ गया, इतना सुंदर कि किसी की भी सांस रुक जाए। जू की आंख इतना चकित था कि उसके पास शब्द नहीं थे, उसके अंग अकड़ गए और वह बुदबुदाया, चचेरा भाई, चचेरा भाई। दिल आशना है। यह उनकी आवाज़ ही थी जिसने समान रूप से चकित जिनयू और अभी भी भ्रमित जू नेनियन को वास्तविकता में वापस ला दिया। जिनयू ने मन ही मन गाली दी, एक हाथ से जू की आंख का चेहरा ढक दिया और उसे पीछे धकेल दिया। बिना इस बात की परवाह किए कि वह कहाँ गिर गया, जिनयू रसोई से बाहर निकला, जोर से दरवाजा बंद किया, अभी अभी जागी हुई जू नेनियन को अपनी बाहों में लिया और कमरे की ओर चल दिया। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। पूरी तरह से घबराहट के साथ जू नेनियन ने कहा, अरे जिनयू, आप क्या कर रहे हैं? अब वह धीमी आवाज में बोल रही थी, अपनी आकर्षक आवाज को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन फिर भी ये जिनयू के कानों के लिए अविश्वसनीय रूप से मोहक था। चुप रहो। उसे पकड़े हुए जिनयू कमरे में पहुंचा, उसे एक हाथ से पकड़ लिया और अपने खाली हाथ से उसने कंबल को खोल दिया, उसे अंदर ठूंस दिया और उसे कसकर लपेट दिया। उसकी गतिविधियां तीव्र और गतिशील थीं, उसने सभी क्रियाएं 1 मिनट के अंदर पूरी कर लीं, जिसकी शुरुआत उसने उसे गोद में उठाने के क्षण से की। उसकी गति चौंकाने वाली थी। उसकी हरकतें बाघ की तरह भयंकर थीं, जबकि जू नेनियन खरगोश की तरह स्तब्ध था। उसे अभी भी स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके उदास चेहरे को देखकर हैरान जू नेनियन ने उससे पूछा, वास्तव में तुम्हें क्या हुआ है? बोलते हुए उसने कंबल उठाने की कोशिश की, लेकिन जिनयू ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। तुम क्या कर रहे हो? इस बार जू नेनियन सचमुच नाराज था। जिनयू के पतले होंठ हिल रहे थे, उसकी गहरी काली आंखें गहरी थीं और उसके कारण उमड़ी इच्छा और क्रोध को दबाने में उसे काफी समय लगा। उन्होंने अपने स्वर को कम कठोर और सख्त बनाने की कोशिश की, बोलने से पहले देख लो कि तुमने क्या पहना है। कपड़े। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं, उसकी उंगलियां कंबल के नीचे उसके कपड़े के कपड़े को छू रही थीं। रेशमी स्पर्श ने अचानक उसे जगा दिया। हे भगवान, वह तो वास्तव में अपना पजामा पहनकर भाग गई थी। उसे अचानक याद आया कि रसोई में अन्य पुरुष भी थे और जू नेनियन ने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह व्याकुल हो गई। आह, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। यदि यह आधुनिक समय में होता तो इस तरह के कपड़े पहनना काफ़ी सामान्य होता, और यद्यपि वह इसे नाइट गाउन के रूप में पहनती थी, लेकिन इसे बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से बनाया गया था। जो कुछ भी उजागर नहीं होना चाहिए था, उसे उजागर नहीं किया गया था। लेकिन यह आधुनिक समय नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस शरीर में वह रहती थी उसका आकर्षण बहुत अधिक था। इस तरह के कपड़े पहने हुए वह कामुक दिखती थी, चाहे कोई उसे किसी भी नज़र से देखे। वह इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर भागी, जिससे जिनयू गुस्से से भड़क उठा। यदि वह अकेला होता तो ठीक था, लेकिन समस्या ये थी कि 2 अन्य पुरुषों ने उसे देख लिया था और वह खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब उसे शर्म से अपना चेहरा ढकते और इतना दयनीय दिखते देख उसके दिल में अचानक एक कोमलता महसूस हुई। कोई बात नहीं, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसने उसे दिलासा देने के लिए उदारता का दिखावा करते हुए कहा। हालांकि उसका दिल पहले से ही सुलगती ईर्ष्या से भरा हुआ था। जू नेनियन उपद्रव करने वाले व्यक्ति नहीं थे। लगभग 1 मिनट की असहजता और परेशानी भरी चीख के बाद उसने खुद को ठीक कर लिया और तर्क दिया कि उसने कुछ भी उजागर नहीं किया था, केवल अपनी बाहें और पिंडलियां उजागर की थीं। यह महसूस करने पर और जिनयू के शब्दों को सुनने पर वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। आप उन पुराने जमाने के विचारकों से काफ़ी अलग लगते हैं, बल्कि खुले विचारों वाले हैं। ये सुनते ही जिनयू के माथे की नसें जोर से धड़कने लगीं। खुले विचारों वाले, अगर उसे उसकी परेशानी की चिंता न होती तो क्या वह ऐसा कुछ कहता? इस बात से चिंतित कि वह भविष्य में फिर से इस तरह के कपड़े पहन सकती है, जिनयू ने जल्दी से कहा, आपको इस तरह के कपड़े फिर से पहनने की अनुमति नहीं है। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं और जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप काफ़ी दखलंदाज हैं, क्योंकि हमारी सगाई नहीं हुई है। ये सुनकर जिनयू की बाहें ऊपर उठ गईं, फिर सिकुड़ गईं मानो वे कैटरपिलर हों। ये वास्तविक कैसे नहीं था? ये वास्तविक होना ही था। लानत है, ये केवल वास्तविक ही हो सकता है। लेकिन ये शब्द वह केवल अपने तक ही रख सकता था। जैसे ही उसने भौहें चढ़ाईं, जू नेनियन हंसा, फिर भी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह ऐसा ही है। जिनयू की कैटरपिलर भौहें तुरंत चिकनी हो गईं।
जू नेनियन कंबल में लिपटे हुए उठ बैठे और जिनयू से गंभीरता से कहा, लेकिन क्या आपको अभी नहीं जाना चाहिए? मुझे बदलने की जरूरत है। जिनयू। दूसरी तरफ जू की आंख, जिसे पीछे की ओर धकेल दिया गया था और वह जमीन पर गिर गया था, उसने अपने जलते हुए चेहरे को छुआ और जू जी की आंख की ओर देखा। वह सुंदरता अभी अभी। मेरी बहन। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, तुम्हारी होने वाली भाभी। उस एक वाक्य ने जू की आंख के धड़कते दिल को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अरे, वह उसकी भाभी है। वह बहुत ही आकर्षक थी, है न? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके भिक्षु चचेरे भाई ने बौद्ध धर्म को त्याग कर धर्मनिरपेक्ष जीवन अपना लिया था। ऐसी अद्वितीय सुंदरता के साथ उसे डर था कि अगर पूरे भिक्षु मंदिर ने उसे देख लिया तो वे सभी अपने पदों को छोड़ देंगे और सामूहिक रूप से बुद्ध को धोखा देंगे। ऐसी परम सुंदरी स्त्री थी उसकी भाभी। जू की आंख को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर चोट लगी हो। पहली नज़र में ही उसके प्यार की वस्तु। ये सोचते हुए जू की आंख ने एक चीख भरी और जमीन पर घुटने टेक दिए, अपनी छाती पीटते हुए कहा, मुझे छोड़ दिया गया है। ये पहली बार था जब जू की आंख को प्यार का अनुभव हुआ और एक ही मिनट में उसे छोड़ दिया गया। जू की आंख ने जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा, उसका मुंह हिल रहा था। चूंकि जू की आंख जू नेनियन के साथ बड़ा हुआ था, इसलिए उसे उसके चेहरे की आदत हो गई थी, और चूंकि वह उसकी जैविक बहन थी, इसलिए चाहे जू नेनियन कितनी भी सुंदर क्यों न हो जाए, जू की आंख की नज़र में वह अभी भी सिर्फ उसकी बहन थी। वह आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ, वह बस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। और वह स्तब्धता का क्षण केवल इसलिए था क्योंकि उसके रूप का प्रभाव बहुत अधिक था। उसके मन में एक भी अशुद्ध विचार नहीं आया। तारांकन। शाम को 4 लोग एक मेज पर बैठे। जू नेनियन आज बहुत थके हुए थे, इसलिए जू की आंख ने भोजन पकाया। इसका स्वाद जू नेनियन के स्वाद से तुलना योग्य नहीं था और यह केवल नमकीन था। खाने की मेज पर जू की आंख की आंखें जू नेनियन को घूर रही थीं। जिनयू ने कटोरे पर जोर से दस्तक दी और उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी दी, कल अपना सामान पैक करो और वापस घर चले जाओ। जू की आंख। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे छोड़ दिया गया था, जू की आंख जीवन में विजेता जिनयू से बात नहीं करना चाहता था और इसके बजाय उसने जू नेनियन की ओर देखा। क्या आप मेरे चचेरे भाई हैं? उनका रवैया अत्यंत उत्साहपूर्ण था। जू नेनियन। तो ये जिनयू का चचेरा भाई था। जिस क्षण से उसने अपने कपड़े बदले थे, रात के खाने तक जिनयू ने उसे उससे मिलवाने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया था। उन्होंने उस व्यक्ति को अपना परिचय देने से भी मना कर दिया। अभी अभी उसने उसे पूरा वाक्य बोलते सुना था, बहनोई। वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुई। उसने अपना सिर जिनयू की ओर घुमाया और आंखों से पूछा, क्या ये तुम्हारा चचेरा भाई है? दुर्भाग्य से जिनयू को समझ नहीं आया, या उसने न समझने का नाटक किया और बस इतना कहा, उसकी परवाह मत करो, बस उसके साथ हवा की तरह व्यवहार करो। जू की आंख। अरे चचेरे भाई, क्या तुम बहुत कठोर नहीं हो रहे हो? आखिरकार मैं अभी भी तुम्हारा चचेरा भाई हूं। जिनयू ने उसकी ओर एक भान उठाए, उसकी निगाहें तीखी और खतरनाक थीं। जू की आंख के पास आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाकर भोजन जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बीच में उसने अपना सिर उठाकर जू नेनियन से पूछा, क्या तुम मेरी चचेरी बहन से अपनी सगाई रद्द कर दोगी? वह मन ही मन सोच रहा था, बस अपना सिर हिलाओ, बस अपना सिर हिलाओ, अगर तुमने सिर हिलाया तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। जू नेनियन को उम्मीद नहीं थी कि वह जिनयू के सामने ऐसा सवाल पूछेगा। वह आश्चर्य से पलकें झपकाने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। जिनयू की मुट्ठी जोर से भींच गई और उसने अपनी चॉपस्टिक को एक झटके के साथ नीचे पटक दिया, फिर एक हाथ से जू की आंख को उसके कॉलर के पीछे से पकड़ लिया और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर खींच लिया। जू की आंख इतना डर गया था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाया, हताश होकर अपने हाथ हिला रहा था। अरे चचेरे भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जू नेनियन ने अपने माथे को ढकते हुए अपने सिर में सूजन महसूस की। जिनयू परिवार के रिश्तेदार सचमुच मूर्खों से भरे हुए थे। उसकी माँ एक थी और अब यहाँ एक चचेरा भाई था। उनकी सगाई अभी हुई ही थी, फिर भी वह उसे अपनी चचेरी बहन कहने लगा था। वह और जिनयू एक झूठी सगाई में थे जो जल्द ही रद्द हो जाएगी। लेकिन ये देखते हुए कि उसका अपना भाई अक्सर जिनयू को जीजा कहता था, जू नेनियन ने इस मामले पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और इसे सही करने का प्रयास नहीं किया। अचानक आंगन के बाहर से भूतिया चीखें और चीखने की आवाज़ें आने लगीं। कुछ ही देर बाद जिनयू अंदर आया। उसके पीछे एक शर्मीली जू की आंख भी थी। उसे शर्मीला कहने का कारण यह था कि जू की आंख अपने पैरों को भींचे और सिर झुकाए हुए अंदर आया था। जिनयू परिवार के पास अच्छे जीन थे। जू की आंख एक बहुत ही सुंदर लड़का था। उसे इस तरह चलते देख जू नेनियन का मुंह खुला का खुला रह गया। जब वह करीब पहुंचा तो जू नेनियन को उसकी शर्म का कारण पता चला। उसका चेहरा सूजा हुआ था, चोट लगी थी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। यह एक दयनीय दृश्य था।
उसके बाद जू जिकियांग ने जू नैनियन के साथ बातचीत करने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और बहुत आज्ञाकारी व्यवहार किया। जू नैनियन को अचानक ये बात मनोरंजक लगी। रात के खाने के बाद जू नैनियन अपने कमरे में लौट आए और जिन यू एक बड़े रोल वाले ऑलिक्लॉथ को लेकर अंदर आया, जिसे सादे सफ़ेद कपड़े के चारों ओर लपेटा गया था, जिसे जू नैनियन ने नहीं पहचाना। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अंदर क्या है, इसका अंदाज़ा लगाओ, उसने जवाब दिया। जू नैनियन ने अपनी काली रेखाओं से भरी आंखें घुमाईं। मैं कैसे अनुमान लगाऊंगी? कौन जानता है कि आप अचानक क्या करने जा रहे हैं? जिन्यू को उसकी आंखें घुमाते देखना अच्छा लगता था, उसे यह विशेष रूप से आकर्षक और प्यारा लगता था। उन्होंने कहा, यह ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। जिन्यू ने उसे और अधिक तंग नहीं किया और सीधे सफ़ेद कपड़े को खोल दिया, जिससे उसके अंदर का ऑलिक्लॉथ दिखाई दिया। जू नैनियन ने नानचेन काउंटी की हर बड़ी और छोटी दुकान में ऑलिक्लॉथ ढूंढने के लिए चक्कर लगाया, लेकिन खाली हाथ लौट आए। तैल वस्त्र को पहली बार देखते ही वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने चादरें उतार फेंकी और बिस्तर से कूद पड़ी। उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था, जिसे शू नैनियन ने अनदेखा कर दिया, और उत्तेजना में उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ऑलिक्लॉथ को फाड़ दिया और उसे कई बार महसूस किया। बनावट वैसी ही थी जैसी वह परिचित ऑलिक्लॉथ से जानती थी, सतह पर चिकनी और कड़ी नहीं। ये शिल्पकला की दृष्टि से थोड़ा खुरदुरा लग रहा था, तथा भविष्य में बनने वाले शिल्पों जितना उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद जिन्यू। जिस ऑलिक्लॉथ की वह चाहत रखती थी उसे पाकर जू नैनियन ने उसकी ओर मुड़कर खुशी से कहा। जब जू नैनियन ऑलिक्लॉथ को छू रही थी तो जिन्यू ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसके बालों से आ रही खुशबू से मदहोश हो गया। उसने अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमाया और जिन्यू समय पर पीछे हटने में कामयाब नहीं हो सका। उसके होठों का कोमल स्पर्श उसके मुंह के कोने से गुजरा, जिससे जिन्यू का गला रुंध गया और वह उसके सिर को पकड़कर उसे चूमने की इच्छा पर नियंत्रण खो बैठा। सौभाग्यवश जू नैनियन समय रहते वहां से निकल गया। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ आपस में जुड़ गए। उसने अपने निचले होंठ को काटा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है, जिन्यू ने भारी आवाज में जवाब दिया। एक क्षण के लिए माहौल अजीब हो गया और शू नैनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो। अपने होंठ चाटते हुए उसने जिन्यू से कहा, ऑलिक्लॉथ को बाहर निकालो और हम इसे कल स्टोव में ले जाएंगे। अल्पविराम। जब वह चला गया तो जिन्यू ने उसे जो नज़र दी, उससे जू नैनियन का चेहरा बेवजह लाल हो गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने झुंझलाहट से अपना चेहरा ढक लिया। क्या करें? ऐसा लग रहा था कि उसने और जिन्यू ने अनजाने में एक सीमा पार कर ली थी। उसके प्रति जिन्यू के रवैये में बदलाव अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा था। अतीत में यह बदमाश अक्सर उसे चाकू पकड़कर उसके पीछे जाने के लिए प्रेरित करता था। हालांकि अब वह बार बार उस पर दया दिखा रहा था। क्या ये सिर्फ इसलिए था कि वह उसे पैसे कमाने में मदद कर सके? जिन्यू को भी ऐसा नहीं लगा कि उसके पास पैसे की कमी है। जू नैनियन नाराज और दुविधा में पड़ गया। जिन्यू ने कहा था कि वह एक लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए उनके बीच कोई संभावना नहीं है। जू नैनियन ने अपनी उंगली काट ली, यह महसूस करते हुए कि वह भी उसी दिशा में सोच रही थी, और जल्दी से अपने सिर पर कुछ थप्पड़ मारे। हे भगवान, वह क्या सोच रही थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्यू के पास कोई लड़की थी जिससे वह शादी करना चाहता था या नहीं, उनके बीच यह वैसे भी असंभव था। और शायद जिन्यू की उसके प्रति दया वास्तव में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह उसे पैसे कमाने में मदद कर सकती थी। वह पहले से ही एक लड़की से शादी करना चाहता था, तो वह उसे कैसे पसंद कर सकता था? अचानक अपने मन में आए आत्म प्रशंसा भरे विचारों से उसका चेहरा लाल हो गया। इससे पहले कि जू नैनियन इस पर विचार कर पाते, जिन्यू अगले दिन चले गए। वह जल्दी में चले गए और केवल एक नोट छोड़ गए जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक जरूरी काम है और वे 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बाहर रह सकते हैं। यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई को भी उसके साथ ले जाया गया। जू नैनियन खुद को खोया हुआ महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या वह सचमुच ऐसे ही चला गया था? अचानक उसे अंदर से इतना खालीपन क्यों महसूस हुआ? अपनी छाती थपथपाते हुए शू नैनियन ने शांति से खुद को सांत्वना दी। यहाँ तक कि एक कुत्ते का मालिक होने से भी लगाव होता है, इसलिए एक आदमी के अचानक चले जाने से अपरिचित महसूस करना सामान्य बात थी। जिन्यू ने शू नैनियन को आत्मरक्षा तकनीक सिखाए बिना ही छोड़ दिया था, लेकिन जीवन अभी भी चलना था। दुकान अभी भी खोलनी थी। दुकान को कुछ दिनों के लिए हवादार कर दिया गया था और दीवारें सूख गई थीं और सजावट के लिए तैयार थीं। जू जिकियांग ने लियुएसू को अन्य 2 दुकानों तक ले गया। चून की डिलीवरी में कुछ दिन की देरी हुई थी, इसलिए यह उम्मीद थी कि दोनों जगह कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। हालांकि ईमानदार और दयालु जोड़े ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अगर भविष्य में डिलीवरी में देरी होगी तो उन्हें पहले से सूचित कर दिया जाए, ताकि वे अपने ग्राहकों को प्रतिदिन यह न बताएं कि यह कल उपलब्ध होगा और फिर अगले दिन यह उपलब्ध नहीं होगा।
दूसरी ओर पिछली बार की मालकिन जो जूनेनियन का फायदा उठाना चाहती थी, उसके पास बहुत सारी शिकायतें थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कीमत कम करने की मांग की, अन्यथा वे सामान लेने से पूरी तरह इनकार कर देंगे, जिससे काफ़ी हंगामा मच गया तथा उन्होंने उन पर व्यापार में ईमानदारी की कमी का आरोप लगाया। माल को जू जिकियांग द्वारा ले जाया गया और देरी की भरपाई के लिए इस बार आपूर्ति सहमत मात्रा से दोगुनी कर दी गई। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे लोग थे जो खुश नहीं थे और कम कीमत के लिए दबाव बनाने का अवसर चाहते थे, खासकर जब आपूर्तिकर्ता जू नेनियन नहीं बल्कि जू जिकियांग था, जो प्रत्येक मुलाकात में शायद ही कभी बोलता था। तो महिला बॉस ने स्थिति का फायदा उठाने के बारे में सोचा। आखिरकार ये वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले समझौता तोड़ा था, और अगर जू नेनियन भी आ गए तब भी बॉस के पास तब तक कहने के लिए कुछ न कुछ तो होगा ही। इस शो पर महिला बॉस का दबदबा था और बॉस की खुद की कोई भूमिका नहीं थी। महिला बॉस बहुत घमंड से पेश आ रही थी और बहुत आक्रामक तरीके से बोल रही थी, बिल्कुल एक कक्षा की तरह। जू जिकियांग प्रभारी नहीं थे और वास्तव में वे ही दोषी थे, इसलिए वे खंडन में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे और केवल जू नेनियन से परामर्श करने के लिए वापस आ सकते थे। जू नेनियन एक व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने पर विचार कर रही थी जब उन्होंने जू जिकियांग को इस मामले पर चर्चा करने के लिए वापस आते सुना और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा था? जू जिकियांग ने सिर हिलाया, बहन, शायद हमें उसे कम देना चाहिए क्योंकि इस बार गलती हमारी थी। जू नेनियन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह साझेदारी समाप्त हो सकती है। जिकियांग ने हैरान होकर कहा, बहन, इसे खत्म क्यों कर दिया? जू नेनियन ने उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार जब वह बहस कर रही थी तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिकियांग ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, याद है, बहन ने कहा था कि अब वह हमसे आपूर्ति मांग रही है और हमारे पास ही शक्ति है। जू नेनियन ने सहजता से पूछा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह मुख्य बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करने पर इतना ध्यान केंद्रित करेगा। पिछली बार उन्होंने उससे बहुत सी बातें कही थीं, लेकिन उसका जवाब सिर्फ मौजूदा मुद्दे पर केंद्रित था। सचमुच बहुत चतुराईपूर्ण, अच्छी याददाश्त है। जू नेनियन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके, वास्तव में आशाजनक। हाँ, हालांकि इस बार हम गलत थे, हमने सुधार कर लिया है और साझेदार के रूप में यही हमारा दृष्टिकोण है। भले ही हमारे पास सत्ता हो, हमें अहंकार से लोगों को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। जहां तक बात है कि वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर है। सत्ता पर काबिज होने के कारण हमें दूसरों को खुश करने के लिए अपने रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और हम सुधार करने में थोड़ा अधिक उदार हो सकते हैं, जैसे यदि वे अधिक स्टॉक चाहते हैं तो हम उसे समायोजित कर सकते हैं। लेकिन कीमत में कमी निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह एक सिद्धांत है, यदि हम एक के लिए इसे कम करते हैं तो अन्य साझेदारों को पता चल जाएगा और हमें उनके लिए भी इसे कम करना होगा। दीर्घकालिक सहयोग के लिए उपयुक्त साझेदार निश्चित रूप से वह नहीं है जो अडिग हो और दूसरों के दुर्भाग्य का फायदा उठाता हो। इस महिला बॉस ने हर अवसर पर हमारा शोषण करने की कोशिश की है, उसे लगातार बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसे सीधे काट दो। जू जिकियांग ने जू नेनियन की बातें समझ लीं, लेकिन बहन, इन ढेर सारे लियुएसू केक का हम क्या करें? जू नेनियन ने 2000 लियुएसू केक बनाए थे, जिनमें से ली किंगशुई ने 800 ले लिए और अन्य 3 दुकानों ने 300-300 ले लिए, जिससे 300 केक बच गए। यह आसान है, इन 300 को शहर के बाहरी इलाके में स्थित अन्य 3 दुकानों में बांट दीजिए। केक खूब बिके और ये दुकानें हर बार और अधिक केक मंगवाना चाहती थीं, लेकिन जू नेनियन कभी भी मात्रा बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए। अब वह उनमें से प्रत्येक को अतिरिक्त 100 केक दे सकती थी और वे बहुत खुश होते, मना नहीं करते। जब जू जिकियांग ने केक वितरित किए तो दुकानों ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जहां तक उस स्टो का सवाल है जो इसे कम कीमत के लिए दबाव बनाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता था, महिला बॉस ने आधे दिन तक इंतजार किया था, यह उम्मीद करते हुए कि जू नेनियन आएंगे और उसके साथ बहस करेंगे। उसके पास ठोस तर्कों की पूरी श्रृंखला तैयार थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति नहीं आया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसने अभी भी जू जिकियांग या जू नेनियन को नहीं देखा था और वह घबराने लगी। दाजी, क्या तुम्हें लगता है कि ये भाई बहन आना बंद कर देंगे? उसने घबराकर पूछा। ये सब आपके उस बुरे विचार के कारण है, यदि वे सचमुच आना बंद कर दें तो आप बस इंतजार कर सकती हैं और रो सकती हैं, उनके पति झांग दाजी ने जवाब दिया। झांग दाजी शुरू में अपनी पत्नी के कीमत कम करने के सुझाव से असहमत थे। जब से उनके पास लियुएसू केक आया है, उनके व्यापार में काफ़ी सुधार हुआ है। हर बार जब लियुएसू केक वितरित किए जाते थे तो वे उसी दिन बिक जाते थे और इससे उनकी नाश्ते की दुकान का व्यवसाय भी बढ़ जाता था। इस समय वे ही थे जो सामान के लिए बेताब थे। लगभग 2 महीने तक लियुएसू केक बेचने के बाद काउंटी शहर में दुकान चलाने वाले सभी लोग जानते थे कि यह एक प्रतिष्ठित वस्तु है, तथा कई दुकानों ने उनके यहाँ आपूर्तिकर्ता के बारे में पूछताछ की।
अब जबकि आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति बढ़ाने का सक्रिय प्रस्ताव दिया था, वह अभी भी अधिक आपूर्ति चाहती थी तथा कम कीमतों के लिए दबाव डाल रही थी। इतना अच्छा सौदा कहाँ से आएगा? महिला बॉस का पहले का उत्साह अब चिंता में बदल गया था। दाजी, हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आप इसका पता लगाए, उन्होंने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा। डूकुई अपने पति की बेरुखी से परेशान हो गई। तुम निर्दयी दुष्ट हो, मैंने ये सब किसके लिए किया? क्या इसका उद्देश्य हमारे परिवार के लिए अधिक धन कमाना नहीं है? यद्यपि उसका मुंह क्रूर था, डूकुई वास्तव में व्यथित थी, इतनी अधिक कि वह लगभग रोने की स्थिति में थी। नहीं, वह यूं ही बैठी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, उसे बाहर जाकर कुछ जानकारी ढूंढनी थी। उसने ग्राहकों से सुना था कि काउंटी सेंटर में भी कहीं ऐसी दुकान है जो केक बेचती है, और उसने अनुमान लगाया कि यह उन्हीं की आपूर्ति से होगा। इस विचार के साथ डूकुई को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे यह भाई और बहन फिर से मिल गए तो वह अब और बहस करने की हिम्मत नहीं करेगी। इधर उधर पूछते हुए जब भी डूकुई सड़कों पर पूछता कि लियुएसु कहाँ मिलेगा, तो ग्राहक उत्सुकता से रास्ता बता देते। इस बीच जू नेनियन अपने कमरे में विचारों में खोई हुई थी। उसे याद आया कि उसने कल रात गलती से जिनयू को चूम लिया था, साथ ही एक और बार उसने जानबूझकर उसे लात मारने के लिए चूमा था। उसके गर्म चेहरे को छूते हुए जू नेनियन ने एक वूफ कहा और बिस्तर पर लुढ़क गई। सुंदर दिखने का लालच एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है। वह कुछ ही दिनों से उसके साथ बातचीत कर रही थी और पहले से ही जिनयू के चेहरे पर मोहित हो चुकी थी। उसे निराशा हुई जब उसने जाने देने में थोड़ी अनिच्छा विकसित कर ली थी। ये सचमुच भयावह था। जू नेनियन ने अपना चेहरा ढक लिया, जो सिरदर्द से दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत लंबे समय से उन युवा, ताज़ा चेहरे वाली मूर्तियों को नहीं देखा था, जिसके कारण उसे जिनयू जैसे असभ्य और बदमाश व्यक्ति की कल्पना भी हो गई थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जू नेनियन अचंभित होकर सो गई। जिनयू जल्दी में चला गया क्योंकि उसके सहायक हुजी ने उसे सीधे पाया और उसे बताया कि उन्होंने उन बदमाशों में से एक को पकड़ लिया है जिसने पिछली बार उसे फंसाया था। हालांकि उन्होंने केवल एक ही पकड़ा था, लेकिन ये पर्याप्त था। जब तक वे उसका मुंह खोल सकते थे तब तक दूसरों को न ढूंढ पाने की कोई चिंता नहीं थी, है ना? उन लोगों ने उसके 2 भाइयों को मार डाला था और उनका जिक्र मात्र से ही जिनयू के लिए शांत रहना असंभव हो गया था। जिनयू को हमेशा से संदेह था कि संगठन के अंदर कोई गुप्तचर है, अन्यथा उनकी गतिविधियां उजागर नहीं होती। संगठन में उसकी पूछताछ की पद्धति लगभग बेजोड़ थी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी चुप क्यों न हो, एक बार जिनयू के हाथों में आने पर वह सब कुछ उगल देता था। इसीलिए टीम इस बात के लिए उत्सुक थी कि कोई उसे सूचित करे। तारांकन, ये शाओटिंग ने जिनयू को कार से बाहर निकलते और कठोर चेहरे के साथ चलते हुए देखा। जिनयू, ओल्ड मास्टर ये यहाँ हैं, उन्होंने कहा। आवेगपूर्ण मत बनो। जिनयू ने भौहें चढ़ाईं और चलते हुए पूछा, बूढ़े मास्टर ये स्थिति क्या है? वह यहाँ किस लिए है? बंदी को ले जाने के लिए। ये सुनकर जिनयू वहीं रुक गया और ये शाओटिंग की ओर देखने लगा। क्या उन्होंने कुछ गिराया? ये शाओटिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। नहीं, ओल्ड मास्टर ये के लोगों ने कहा कि इस मामले में बहुत सारे पक्ष शामिल हैं और इसे हमारे पक्ष से नहीं संभाला जा सकता। हाँ, तो फिर मुझे पूछताछ पूरी करने दो, जिनयू ने ठंडे स्वर में कहा। ये शाओटिंग को डर था कि जिनयू इस तरह से प्रतिक्रिया देगा, यही वजह है कि वह उसका इंतजार करने के लिए पहले से ही यहाँ आ गया था। बिल्कुल नहीं, ओल्ड मास्टर ये ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। अगर मैं ये खुलेआम नहीं कर सकता तो मैं इसे गुप्त रूप से करूंगा। जिनयू ने कहा, मैं आज उससे पूछताछ करने के लिए दृढ़ हूं। ओल्ड मास्टर ये संगठन सीके जिंगडू मुख्यालय में एक शीर्ष स्तर के व्यक्ति थे। उनकी उपस्थिति से यह संकेत मिला कि स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। जिनयू ने शुरू से ही इस मामले का अनुसरण किया था और इसके लिए उसके 2 भाइयों की बलि दी गई थी। चाहे निहितार्थ कितने भी व्यापक हों, उन्हें जानने का अधिकार है। उन्हें शामिल रखना और फिर अंतिम क्षण में ये कहना कि उन्हें सूचित नहीं किया जा सकता उचित नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे उसे शुरू से ही इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देते। अपनी संपत्ति वापस पाने के प्रयास में 2 भाइयों की बलि दे दी गई तथा वह भी घायल हो गया, जिसके कारण उसे अल्पावधि के लिए संगठन में वापस लौटने से रोक दिया गया। अचानक से कोई अवरोधन, इसके बारे में सोचो भी मत। उन्हें संदेह था कि उनके पिछले मिशन की असफलता अंदर के एक जासूस के कारण थी और जिन संदिग्धों पर उन्होंने ध्यान दिलाया उनमें ये परिवार का युवराज ये जियांगटियन भी शामिल था। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, ये परिवार ओल्ड मास्टर ये को बाहर ले आया। ये बहुत ही असामान्य था और जिनयू किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दे रहा था। ओल्ड मास्टर ये का तो जिक्र ही न करें, अगर जैद सम्राट स्वयं भी आ जाएं तो वे आज बंदी से पूछताछ करेंगे। यदि किसी को वास्तव में ले जाया जाना था तो कम से कम उन्हें उसे उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
उसे इस तरह देखकर ये शाओटिंग को पता था कि अनुनय व्यर्थ था और उसने बस इतना कहा, जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगा। धन्यवाद। अल्पविराम। जिनयू की अनुपस्थिति में भी जू जिकियांग मदद करने में सक्षम था। इसके अलावा ली किंगशुई ने जब सुना कि जू नेनियन यहाँ एक स्टोर खोलने जा रही है तो उसने तुरंत स्टोर का प्रबंधन अपने पिता को सौंप दिया और मदद के लिए अपने चौथे भाई को बुलाया। ली किंगशुई को जू जिकियांग द्वारा सूचित किया गया था और वह इतनी दूर से यहाँ तक आए थे। उस समय जू नेनियन जू जिकियांग के साथ मिलकर स्टोर के वातावरण को सजा रहे थे। वह डिज़ाइन के निर्देशन की प्रभारी थीं, जबकि जू जिकियांग ने मैनुअल काम का ध्यान रखा। उन्होंने पेड़ों का आकार बनाने के लिए पहले से काटी गई सूखी पेड़ की छाल को दीवार पर चिपका दिया। फिर उन्होंने जो हरी प्लास्टिक की बेलें खरीदी थीं, उन्हें छाल के चारों ओर लपेटा और उन्हें कीलों से बांधकर आकर्षक पैटर्न में बुन दिया। जब वे शीर्ष भाग पर पहुंचे तो उसने जू जिकियांग से बेलों में कई कीलें ठोकने को कहा। बाद में वे कुछ निम्न गुणवत्ता वाला कपड़ा खरीदते, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते और उसे पत्तियों के आकार में बांधकर वहां लगा देते। जैसे ही उसने पेड़ की छाल के तीसरे टुकड़े पर कील ठोंकी, उसने बाहर से ली किंगशुई की आवाज़ सुनी, न्यानियन लड़की, क्या ये तुम हो? इससे पहले जब जू जिकियांग सामान देने गया था तो उसने ली किंगशुई के साथ थोड़ी देर बातचीत की थी, क्योंकि जब वह अस्पताल में भर्ती था तो उसने और चौथे भाई ने उसकी देखभाल की थी। इसके अलावा जू नेनियन ने यह भी कहा कि ली किंगशुई एक सभ्य सहयोगी थी, इसलिए जू जिकियांग ने उससे यह बात नहीं छिपाई और सीधे उसे स्टोर का पता बता दिया। ये सुनकर कि वह आज दुकान को सजाने जा रहा है, ली किंगशुई ने चौथे भाई को मदद के लिए बुलाया। आह बहन किंगशुई, आप यहाँ कैसे? जू नेनियन ने अपने हाथों पर जमी धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। जू नेनियन को दुकान के अंदर सफ़ेद रंग से रंगते देख ली किंगशुई की आंखें चमक उठी। यो नेनियन लड़की, तुम वास्तव में सक्षम हो, ये काफ़ी साफ है। जू नेनियन ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बहन किंगशुई मजाक कर रही हैं, ये तो बस एक कठिन काम है। वैसे मैंने पहले कभी अस्पताल में जिकियांग की देखभाल के लिए आपको और चौथे भाई को धन्यवाद नहीं दिया है। आज आप मेरे घर आ जाए, मैं खाना बनाने का काम संभालूंगी और आप दोनों का धन्यवाद करने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। ये सुनकर ली किंगशुई को जू नेनियन से और भी अधिक लगाव हो गया। उसे जू नेनियन का स्पष्ट और सीधा स्वभाव पसंद था, जो कभी भी गोलमोल बातें नहीं करता था। ठीक है, इतना सब धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम सचमुच गिनती शुरू करें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यदि स्टोर में किसी और चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ऑर्डर कर दीजिए। मेरे साथ विनम्र मत बनो बहन, और यदि भविष्य में कभी भी आपको किसी बात पर संदेह हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। जू नेनियन को ली किंगशुई की सरलता सबसे अधिक पसंद थी। ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं, तो मुझे सचमुच बहन किंगशुई को धन्यवाद देना चाहिए। अभी कुछ काम करना है। फिर ली किंगशुई और चौथा भाई कड़ी मेहनत करने वालों की पंक्ति में शामिल हो गए। उन्हें पेड़ की सभी छालों को जगह जगह पर कील से जड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद जू नेनियन ने ली किंगशुई को सुंदर कपड़े खरीदने के लिए ले गया, साथ ही घटिया गुणवत्ता वाले हरे मोटे कपड़े भी खरीदे। उत्सुकतावश ली किंगशुई ने पूछा, लड़की, तुम इस घटिया गुणवत्ता वाले कपड़े का क्या करने की योजना बना रही हो? स्टोर में कुछ कार्यों में सहयोग करने के बाद उनके रिश्ते घनिष्ठ हो गए थे और एक दूसरे के लिए उनके नाम बदल गए थे। ली किंगशुई ने सीधे तौर पर जू नेनियन को लड़की कहा, जबकि जू नेनियन ने उन्हें सिस्टर ली कहकर संबोधित किया। जब ली किंगशुई ने पूछताछ की तो जू नेनियन ने हंसते हुए जवाब दिया, आप थोड़ी देर में देखेंगे। वह सुबह से ही दुकान में व्यस्त थी और उसने और जू जिकियांग ने दोपहर का भोजन भी नहीं किया था। बिना ये पूछे कि ली किंगशुई ने खाना खाया है या नहीं, उसने उसे एक कटोरा बीफ नूडल्स खाने के लिए आमंत्रित किया। इसमें भरपूर मात्रा में गोमांस था, जिससे भोजन संतोषजनक बन गया। खाने के बाद जू नेनियन अपने चौथे भाई और जू जिकियांग के लिए भी एक एक परोस कर लाया। जब भुगतान का समय आया तो ली किंगशुई ने उसके साथ बिल बांटने पर जोर दिया। जू नेनियन अंततः काफ़ी अनुनय विनय के बाद भुगतान करने में सफल रहे। ली किंगशुई ने असहाय होकर कहा, तुम लड़की, मुझे अपनी बड़ी बहन को थोड़ी भी उदारता दिखाने नहीं दोगी? जू नेनियन ने हंसते हुए कहा, मैं अगली बार सिस्टर ली को उदार होने का मौका दूंगी, लेकिन आज यह मेरा उपहार है। आप मदद करने आए थे, इसलिए आपको भुगतान करने देना उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं अगली बार तुम्हें दावत दूंगा, ली किंगशुई ने बिना किसी और विनम्रता के निर्णायक रूप से कहा। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हाथ में हाथ डाले दुकान की ओर चल पड़े। जू नेनियन बहुत सुंदर थीं और उन्हें राष्ट्रीय सुंदरी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रास्ते में उसकी जीवंत हंसी ने कई पुरुषों की आंखें चौंधिया दीं। दुकान पर वापस आकर जू नेनियन ने अंततः वह कपड़ा दिखाया जो उसने खरीदा था, साथ ही कैंची और धागा भी दिखाया। उसने एक बढ़िया नीले रंग के मुद्रित कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसमें धागा डालकर उसे रसोईघर के प्रवेश द्वार पर पर्दे की तरह लटका दिया।
शेष हरे मोटे कपड़े को जू नेनियन ने हीरे के आकार के टुकड़ों में काट दिया। ली किंगशुई ने कुछ देर तक देखा और फिर समझ गया और जू नेनियन की मदद करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने कपड़े के टुकड़ों का ढेर काट लिया। जू नेनियन ने खरीदी हुई हरी डोरी ली, उसे बीच में रखा, उसके ऊपर हीरे के आकार के 6 कपड़े के टुकड़े सजाए, उनके चारों ओर डोरी बांधी और एक सुंदर हरा फूल बनाया। हरियाली जीवंत और जीवन से भरपूर लग रही थी, पेड़ के पत्तों का रंग, फूल का आकार। जिकियांग और चौथा भाई ऐसे नाजुक काम में ज्यादा मदद नहीं कर सके। अपने साथ लाए गए बीफ नूडल्स को खाने के बाद उन्होंने जू नेनियन के निर्देशों का पालन करते हुए तैयार फूलों को रतन को पकड़े रखने वाले कीलों के चारों ओर लपेट दिया। वे शाम तक खत्म नहीं हुए। इससे पहले, चाहे वह जू जिकियांग हो, ली किंगशुई हो या चौथा भाई हो, वे यह नहीं समझ पाए थे कि जू नेनियन स्टोव को इस तरह से क्यों सजाना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि उन्हें जू नेनियन के आदेशों का पालन करना है और बिना ज्यादा ध्यान दिए बस अपना काम करते रहना है। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद ही उन्होंने आंतरिक सजावट पर ध्यान दिया। ताज़ा सफ़ेदी वाली दीवारें अब पेड़ों की पंक्तियों से सजी हुई थीं, जो जीवन से भरपूर थीं। हरे कपड़े के कई टुकड़ों को गोंद की सहायता से दीवारों पर चिपका दिया गया था तथा हीरे के आकार के टुकड़ों को तिरछे मोड़कर 2 हरे भरे पेड़ के पत्तों का रूप दिया गया था। इसे देखने मात्र से ही मन हल्का हो गया। आह, ये बहुत सुंदर है। ली किंगशुई ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया और सजी हुई दुकान की ओर अविश्वास से देखने लगी। क्या हमने ये सब अभी अभी किया है? उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम देखकर जू नेनियन विशेष रूप से खुश थे। हाँ, हमने इसे हासिल कर लिया। ली किंगशुई ने जितना अधिक देखा उतना ही उसे यह पसंद आया। ये बहुत सुंदर है। लड़की, तुम कौन सा व्यवसाय चलाने की योजना बना रही हो? मैं एक रेस्तरां खोल रही हूँ। जू नेनियन ने अपने इरादे नहीं छिपाए। यह अद्भुत है। आपके पाक कौशल से रेस्तरां निश्चित रूप से सफल होगा। जू नेनियन की पाककला क्षमताओं के बारे में सोचकर ली किंगशुई प्रशंसा से भर गया। उसने सोचा था कि हर स्वादिष्ट चीज़ अंततः उबाऊ हो जाएगी, लेकिन उसकी लियुएसु 2 महीने से लगातार बेच रही थी और फिर भी स्टॉक आने के कुछ दिनों के भीतर ही वे छीन ली जाती थीं। लियुएसु के बारे में सोचते हुए ली किंगशुई को अचानक कुछ याद आया। वैसे, लड़की, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह क्या है? ली किंगशुई के इन शब्दों पर जू नेनियन और जू जिकियांग दोनों ने अपना सिर पीछे कर लिया और अपनी नज़र दीवार से हटा ली। कल एक महिला आपको ढूंढते हुए मेरे घर आए और उसने कहा कि उसने पहले भी आपके साथ सहयोग किया था। उसने पूछा कि क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी पता है। उसे मेरी संपर्क जानकारी चाहिए थी। जू नेनियन हंसा। क्या उसके चेहरे पर नाखून के आकार का कोई तिल है? ली किंगशुई ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये वही है। तो आप उसे जानते हैं? जू नेनियन ने जवाब दिया। मैं उसे जानता हूँ, वह उपनगरों की एक सहयोगी है। यह अच्छा नहीं है। जू नेनियन से यह पुष्टि सुनकर कि वह वास्तव में एक पूर्व सहयोगी थी, ली किंगशुई को चिंता हुई कि उसने जू नेनियन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गड़बड़ कर दी होगी। जब मैंने देखा कि वह कल किस तरह मेरे स्टोव में चूहे की तरह चुपके से घुस आई, तो मैंने सोचा कि वह आपके बारे में जानकारी निकालने आई है। क्योंकि मेरी लियुएसु अच्छी बिक्री कर रही थी, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम यहाँ हो। जू नेनियन हल्के से मुस्कुराए। ये ठीक है, मैं वैसे भी उसके साथ सहयोग जारी रखने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ऐसा लगता है कि डुकुई को देर सवेर यह बात पता चल ही जाएगी। लेकिन जू नेनियन डरी नहीं थी। भले ही डुकुई आ जाए, वह उसे कोई परेशानी पैदा नहीं करने देगी। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि जू नेनियन इस सहयोगी से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन ली किंगशुई ने आगे कुछ नहीं पूछा। चूंकि वे एक रेस्तरां खोल रहे थे, इसलिए जू नेनियन ने छत को उन गंदे पत्ते से नहीं ढका, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अच्छी तरह से चिपकेंगे नहीं और यदि वे ग्राहकों के कटोरे में गिर गए तो परेशानी बढ़ जाएगी। पिछली खरीदी गई कुछ प्लास्टिक की रस्सी अभी भी वहां थी, इसलिए जू नेनियन ने उसे लिया और एक तरफ ली किंगशुई की मदद से जल्दी से एक चौकोर जाल बुना। इसे खींचने और फैलाने के बाद उन्होंने जू जिकियांग और सिगे को स्टूल पर खड़े होकर इसे छत के बीच में कील से ठोकने को कहा। इस अतिरिक्त स्पर्श और दिन भर की भागदौड़ के परिणामस्वरूप पूरी दुकान का स्वरूप काफी ऊंचा हो गया था। पूरा स्थान जीवंत वसंत की भावना से परिपूर्ण था तथा वातावरण इतना सुंदर था कि सजावट को देखकर ही लोगों को सुखद अनुभूति होती थी। चिंता के साथ ली किंगशुई ने कहा, बेटी, आपकी दुकान की योजना का स्तर काफी ऊंचा लगता है, लेकिन अभी बहुत से गरीब लोग हैं। मैं तुम्हारे साथ बहन जैसा व्यवहार करता हूं और यह बात तुमसे नहीं छिपाऊंगा। मेरा परिवार यहाँ काफी समय से दुकान चला रहा है और हालांकि यहाँ के अमीर लोग पैसे के मामले में बहुत उदार हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम जो पैसा कमाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा गरीब लोगों की जेब से आता है। बेशक, गरीब लोगों से ली किंगशुई का तात्पर्य उन बूढ़े किसानों से नहीं था, जिनके पास केवल फसल से होने वाली आय होती है। वे बाहर खाना खाने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। उस पैसे से वे घर पर ही अपने परिवार को 10 दिन या आधे महीने तक खिलाने के लिए अधिक अनाज खरीदना पसंद करेंगे।
जिन गरीब लोगों का उन्होंने उल्लेख किया वे ज़्यादातर शहर में काम करने वाले मजदूर थे जिनका वेतन स्थिर था। ये लोग प्रति माह 20 से 30 युआन कमाते थे। यदि भोजन सस्ता होता तो वे उसे आजमाते, लेकिन यदि वह महंगा होता तो वे आते ही नहीं। मुख्य बात यह थी कि वे इसे वहन नहीं कर सकते थे, हर किसी को गुजारा करना था, और कौन हर दिन बाहर खाने पर अनावश्यक रूप से बड़ी रकम खर्च करेगा। ली किंगशुई के शब्द जू नेनियन के लिए एक अनुस्मारक थे कि वह अपनी कीमतें बहुत अधिक न रखें। धन्यवाद बहन ली, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। चिंता मत करो, जब दुकान खोलने का समय आएगा तो मैं सहायता के लिए आप पर निर्भर रहूंगा, जू नेनियन ने उत्तर दिया। जू नेनियन को पता था कि ली किंगशुई का क्या मतलब था। इस रेस्तरां को खोलते समय उसने कभी भी चीज़ों की कीमतें बहुत अधिक रखने का इरादा नहीं किया था, बिल्कुल एक सामान्य रेस्तरां की तरह। हाल के दिनों में उसने पास के कुछ रेस्तरां में खाना खाया था और कीमतों पर विशेष ध्यान दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उस दिन अस्पताल के पास उसने और जिन यू ने जो कुछ व्यंजन ऑर्डर किए थे वे वास्तव में बहुत महंगे थे। हालांकि वहां 3 बड़े मांस व्यंजन थे, अन्य रेस्तरां में उनकी कीमत लगभग 3 युआन प्रति व्यंजन होती, लेकिन उस रेस्तरां ने स्पष्ट रूप से उनकी कीमतें दोगुनी कर दी थीं। लेकिन ये सामान्य बात थी, किसी भी युग में एक जैसी। पैदल यातायात जितना अधिक होगा, किराया उतना ही महंगा होगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से कीमतें बढ़ेंगी। अस्पताल के नज़दीक होने के कारण यह अपेक्षित था। नीचे से शुरू करते हुए जू नेनियन का कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। पहला कदम ग्राहकों की रुचि को समझना था। शुरू से ही ऊंची कीमतें तय करने से वे डर जाएंगे। वह इन सिद्धांतों को समझती थी। फिर भी वह ली किंगशुई के प्रति बहुत आभारी थी कि उसने उसके प्रति इतना विचारशील और देखभालपूर्ण व्यवहार किया। बधाईगिरी के लिए जू नेनियन ने योजना बनाई कि वे जाकर उन्हें जल्दी काम सौंप देंगे ताकि देख सकें कि क्या वे 2 दिन पहले ही मेज और कुर्सियां तैयार कर सकते हैं। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसने जो भी तैयार हो उसे लाने का निर्णय लिया। आज ली किंगशुई और सिगे को भोजन कराने के लिए सहमत होने के बाद जू नेनियन ने देर नहीं की और प्रसन्नतापूर्वक कहा, चलो बहन ली, मेरे घर चलते हैं। मैं आज खाना बनाऊंगा। मैं तुम्हें और सिगे को अपनी पाककला का हुनर चखाऊंगा। ली किंगशुई ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। आप गंभीर हैं। धन्यवाद बहन, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है। हमारी दुकानें एक दूसरे के करीब हैं, मैं जब भी खाली रहूंगा आपके घर खाना खाने आ सकता हूं। ली किंगशुई ने जोर दिया, इसलिए जू नेनियन ने और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जू नेनियन जू जिकियांग के साथ सबसे पहले बढ़ई से मिलने गए। जू नेनियन ने बढ़ई से 40 मेज और 80 बेंच मंगवाए थे। वह पहले तो ये पूछना चाहती थी कि क्या बढ़ई इस काम को तेज कर सकता है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने पहले ही सब कुछ पूरा कर लिया था। पता चला कि बढ़ई का बेटा शहर से बाहर से लौट आया था और वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे, जिससे तेजी से प्रगति हुई। मेज और बेंचें साधारण डिज़ाइन की थीं, उनमें किसी भी प्रकार के आकर्षक डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं थी, तथा बढ़ई, जिसके पास 1 दशक से अधिक का अनुभव था, बहुत तेज काम करता था। निर्धारित समय से 3 दिन पहले ही टेबल और बेंच का काम पूरा कर लेने के बाद जू नेनियन को इससे अधिक खुशी नहीं हो सकती थी। उसने बढ़ई को कैश काउंटर बनाने के लिए और पैसे दिए तथा 3 दिन में सामान ले जाने पर सहमति जताई। बढ़ई ने कहा कि यह 1 दिन में तैयार हो जाएगा और जू नेनियन मुस्कुराया, ठीक है सर, मैंने कल के लिए अन्य चीज़ों की योजना बनाई है। यदि यह आपके लिए सुविधाजनक हो तो क्या आप इसे मेरी दुकान तक पहुंचा सकते हैं? मैं डिलीवरी के लिए अतिरिक्त भुगतान करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने पहले कभी डिलीवरी शुल्क शब्द नहीं सुना था, लेकिन वह इस अवधारणा को आसानी से समझ गया। वह मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे पता बता दो। ठीक है, धन्यवाद महोदय, आप वास्तव में दयालु हैं, जू नेनियन ने मधुरता से कहा, यह देखकर कि बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दयालु था और वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को पता देने के बाद जू नेनियन ने मेज और कुर्सियों को हटाने के लिए कुछ लोगों को खोजने की योजना बनाई। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि मदद की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में चिल्लाया, गांग जी, हमें काम है, बाहर आ जाओ। अरे आ रहा हूं, अंदर से एक हार्दिक और मर्दाना आवाज़ आई। जू नेनियन ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जिसने मुस्कुराते हुए समझाया, मेरे बेटे, हमारे घर पर एक बैलगाड़ी है, मैं उसे इन वस्तुओं को पहुंचाने में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जल्द ही गंगजी नाम का एक आदमी बाहर आया जो लगभग 1 मीटर 80 का विशालकाय व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था। स्वच्छ और धूपदार, यही जू नेनियन की गंगजी की पहली छाप थी। गंगजी मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और जब उसकी नज़र जू नेनियन पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया, हिलने में असमर्थ हो गया, उसे एकटक देखता रहा। जू नेनियन को इस तरह की चीज़ का अनुभव पहली बार नहीं हो रहा था, वह इसकी आदी थी और हालांकि गंगजी की निगाहें भ्रमित थीं, लेकिन यह अप्रिय नहीं थी। जू नेनियन को गंगजी एक बहुत ही मासूम और शुद्ध बड़ा लड़का लगा।
उसने असहजता दूर करने की पहल की और अपने होठों के कोनों को मुस्कुराते हुए कहा, आप गंजी ही होंगे, है ना? मैं थोड़ी देर में आपको परेशान करूंगा, धन्यवाद। उसकी आवाज़ कोमल और कोमल थी, जिसमें एक आकर्षण था जो जियांगनान की उन सभी युवतियों से कहीं अधिक था जिनसे गंगजी ने मुलाकात की थी। गंगजी वास्तविकता में वापस आ गए और एक बार फिर लगभग आश्चर्य में पड़ गए। उसकी आवाज़ सुनने में बहुत सुखद थी। गंगजी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, असहज महसूस किया और एक शर्मीली मुस्कान दिखाए, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे यही करना चाहिए, हमारे परिवार के व्यवसाय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। जू नैनियन बिना कोई और टिप्पणी किए फिर मुस्कुराए। इतनी सारी वस्तुओं के साथ गंगजी को बैलगाड़ी का उपयोग करना पड़ा, जो एक बार में केवल 4 मेज और 8 बेंच ही ले जा सकती थी। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गंगजी ने कुशलतापूर्वक उन्हें एक साथ बांध दिया था, जिससे भार अधिकतम हो गया। टेबल और बेंच विशेष रूप से भारी नहीं थे, लेकिन उनके 4 पैरों वाले डिजाइन के कारण वे बहुत अधिक जगह घेरते थे। अन्यथा और भी अधिक परिवहन किया जा सकता था। जू जिकियांग और जू नैनियन सिर्फ मूकदर्शक नहीं रहे। जू नैनियन ने अपनी बाहों में 2 लंबी बेंचें उठा रखी थीं, जबकि जू जिकियांग ने एक मेज को अपने कंधे पर उठा रखा था। हालांकि दोनों बेंचें बहुत भारी नहीं थीं, लेकिन उन्हें कुछ दूरी तक ले जाने से उसकी बाहें दुखने लगीं। जू नैनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाहें टूटने वाली थीं। सौभाग्य से दुकान बढ़ई के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, केवल 2 गली की दूरी पर। एक व्यस्त सुबह के बाद उन्होंने अंततः सभी टेबल और बेंचों को दुकान में स्थानांतरित कर दिया। जू नैनियन बहुत थक गया था। उसने गंगजी के लिए एक गिलास पानी डाला। गंगजी, आज के लिए धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगता। इस युग में भविष्य के विपरीत सामान बेचने में डिलीवरी शामिल नहीं थी। यहाँ और अब सामान बेचना केवल एक लेन देन का सरल कार्य था। सामान को घर कैसे ले जाया जाए, ये खरीदार की चिंता थी, जिसके लिए उसे परिवहन के लिए किसी को ढूंढना पड़ता था। यही कारण है कि जू नैनियन गंगजी के प्रति इतने आभारी थे। जू नैनियन की चुलबुली मुस्कान का सामना करते हुए गैंगजी कुछ हद तक अभिभूत हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए उसके द्वारा दिया गया पानी पी लिया। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये सब उस काम का हिस्सा है जो मुझे करना चाहिए। जू नैनियन हैरान था, क्या उसने गलत समझा था और उसके परिवार ने वास्तव में प्रसव में मदद की थी? गंगजी ने अपने होंठ चाटे, सिर उठाया और हकलाने से बचने की कोशिश की, और हमारे व्यवसाय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। तो यही उसका मतलब था। जू नैनियन हंसा। जिनयू द्वारा लाया गया नीला और सफ़ेद चेकेड ऑलक्लोथ बहुत सुंदर था और दीवारों पर उसके डिज़ाइन से पूरी तरह मेल खाता था। इन ऑलक्लोथ्स को देखकर जू नैनियन को फिर से जिनयू की याद आ गई, जिससे वह डर गई और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हे भगवान, उसने सचमुच उस बेवकूफ़ के बारे में फिर से सोचा। वह शायद पागल हो गई है। शू जिकियांग के साथ सभी टेबल टॉप बिछाने के बाद उन्होंने दोनों तरफ टेबलों के बराबर लंबाई वाली लंबी बेंचें रखीं तथा प्रत्येक टेबल के लिए 2 बेंचें स्थापित कीं। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, कोई बाहर आया। गंगजी कल ऑर्डर किया गया कैश काउंटर लेकर अंदर आए। वाह, ये तो हो गया, ये तो बहुत तेज था, जू नैनियन ने आश्चर्य से कहा। गंगजी को बड़ी मुश्किल से बड़ा काउंटर उठाते देख वह उसे जल्दी से दरवाजे के पास बाईं ओर ले गई। गंगजी, इसे यहीं रख दो। गंगजी ने काउंटर पर वह जगह रखी जहां जू नैनियन ने निर्देश दिया था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए उसे एक चौकोर स्कार्फ दिया। लो, अपने आप को पोंछ लो। गंगजी ने शू नैनियन के हाथ में सुंदर चौकोर स्कार्फ को मूक दृष्टि से देखा और शर्म से अपना कान खुजाते हुए कहा, नहीं, ये ठीक है, मैं इसे गंदा कर दूंगा। जू नैनियन हंसे, क्या बड़ी बात है, अगर यह गंदा हो जाए तो हम इसे धो सकते हैं। तो फिर धन्यवाद, गंगजी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा और उसने अपना चेहरा पोंछा, जिससे सफ़ेद रुमाल तुरंत ग्रे हो गया। गंगजी का चेहरा फिर से लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, मैं इसे तुम्हारे लिए धो दूंगा। वह उलझन में था। वह रुमाल को अपनी जेब में रखना चाहता था और उसे साफ करके वापस करना चाहता था। जू नैनियन ने जल्दी से उसे वापस ले लिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे खुद धो सकता हूँ। जैसे ही मुलायम रेशमी दुपट्टा उसकी हथेली से फिसला, गंगजी को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। ओह हे, गंगजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह, जो आमतौर पर शब्दों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, जू नैनियन के सामने एक भी शब्द नहीं बोल सका और केवल एक सूखी हंसी दे सका। गंगजी सामान देने के बाद चला गया और जू नैनियन ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। दरवाजे पर पहुंचकर गंगजी ने अचानक हिम्मत जुटाकर जू नैनियन से पूछा, आपकी दुकान कब खुल रही है? जू नैनियन ने पलकें झपकाईं। मुझे लगता है कि यह परसों होना चाहिए। मैं समझ गया। गंगजी बुदबुदाते हुए चला गया। जू नैनियन ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने की जल्दी में थी। व्यवसाय लाइसेंस लेने के लिए जब मैं वहां पहुंची तो दोपहर के भोजन का समय हो चुका था और अंदर केवल एक महिला कर्मचारी ही थी।
ये स्थान उतना विशाल नहीं था जितना शू नेनियन ने कल्पना की थी। अंदर केवल कुछ चौकोर मेजें थीं। महिला स्टाफ सदस्य ने वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि उस युग की मानक गहरे नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। वह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सूरजमुखी के बीज तोड़ रही थी। जू नेनियन का ईर्ष्यापूर्ण चेहरा देखकर स्टाफ सदस्य विशेष रूप से अधीर हो गया। आप क्या चाहते हैं? जू नेनियन ने उसकी अधीरता को भांप लिया, लेकिन चून की महिला ने कुछ भी अपमानजनक नहीं किया था, इसलिए उसने ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं की और सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। नमस्ते, मैं यहाँ एक व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन करने आई हूँ। व्यापार लाइसेंस? महिला हंसी, सूरजमुखी के बीज का एक छिलका जमीन पर थूका और अपना हाथ जू नेनियन की ओर बढ़ाया। अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तिका लाओ। क्योंकि वह एक दुकान खोल रही थी, पिछली बार जब जिन यू उसे अपने घर पर सामान पैक करने के लिए ले गया था, तो वह पहले से ही अपने घर की पंजीकरण पुस्तिका अपने साथ ले आई थी। महिला का अनुरोध सुनकर उन्होंने तुरंत उसकी घरेलू पंजीकरण पुस्तिका सौंप दी। घर की रजिस्ट्री बुक पर नाम देखकर महिला की उदासीन निगाहें एक पल में चौड़ी हो गईं। आपका नाम जू नेनियन है। जू नेनियन को समझ नहीं आया कि स्टाफ की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी। क्या उसका नाम इतना अजीब था? उलझन में पलकें झपकाते हुए जू नेनियन ने जवाब दिया, क्या ये घरेलू पंजीकरण पुस्तक पर नहीं लिखा है? घरेलू पंजीकरण पुस्तिका में 6 लोगों के नाम थे, जिनमें से केवल 2 महिलाओं के नाम थे। किसी और चीज को देखे बिना, केवल जन्मतिथि से ही बिना किसी संदेह के पता चल गया कि उसके सामने खड़ी लड़की जू नेनियन थी। ऊपर से मिले निर्देशों के बारे में सोचते हुए महिला का व्यवहार अचानक सीधा हो गया और उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। क्या आपके पास 1 इंच की फोटो है? आप? जू नेनियन ने कीवत पकड़ लिया। महिला ने मुस्कुराते हुए जू नेनियन को समझाया, देखिए, व्यक्तिगत व्यवसाय लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए हमें 1 इंच की फोटो की आवश्यकता है। यदि आपके पास फोटो स्टूडियो नहीं है तो आप अगले दरवाजे पर जाकर फोटो स्टूडियो ले सकते हैं, वहां बगल में ही एक फोटो स्टूडियो है। जू नेनियन के पास वास्तव में 1 इंच की भी फोटो नहीं थी और यह सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। उद्योग एवं वाणिज्य प्रशासन से बाहर निकलते ही जू नेनियन तुरंत अपनी फोटो खिंचवाने के लिए अगले दरवाजे पर चली गईं। जू नेनियन अभी वहां से निकली ही थी कि महिला ने तुरंत राहत की सांस ली। वह अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछने से खुद को नहीं रोक सकी। शुक्र था कि उसने कुछ भी अति नहीं की थी। कुछ दिन पहले एक आदमी उनके कार्यालय में आया और उस सुंदर और हृष्टपुष्ट व्यक्ति की छवि उनकी स्मृति में जीवंत हो गई। उस आदमी ने उनके प्रमुख से बातचीत की और उसने देखा कि प्रमुख उसके आसपास बहुत सावधान थे, सिर हिला रहे थे और झुक रहे थे। उस आदमी के जाने के बाद उनका प्रमुख सभी क्लर्कों को सूचित करने आया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर जू नेनियन नाम की कोई खूबसूरत लड़की बिजनेस लाइसेंस संभालने के लिए आती है तो उन्हें उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी है, न ही समय को लंबा खींचना है। इस रवैये से ही सभी को ये स्पष्ट हो गया कि जू नेनियन नाम की इस लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जब वह 1 इंच की फोटो लेने के लिए पड़ोसी दुकान पर गई तो मालिक ने कहा कि इसे लेने में 1 सप्ताह लगेगा। जू नेनियन तुरंत निराश हो गया, बहुत धीमा। वह वास्तव में भविष्य के समाजों की दक्षता को याद करती थी, जहां आप आमतौर पर उसी दिन तस्वीरें ले सकते थे। चून की तस्वीरें प्राप्त करने में 1 सप्ताह का समय लग सकता था, इसलिए शू नेनियन के पास वापस जाकर प्रशासनिक कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला कर्मचारी विशेष रूप से अच्छी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब फोटो तैयार हो जाएगी तो मैं आपके लिए फ़ोटो ले आऊंगी और जैसे ही फ़ोटो आएगी हम तुरंत आपके दस्तावेज तैयार कर देंगे। आपको बस आकर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत होगी। कर्मचारी के रवैये में आया ये बड़ा बदलाव इतना आश्चर्यजनक था कि शू नेनियन चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वापस आते समय जू नेनियन हैरान रह गईं और विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि महिला कर्मचारी का शुरुआती रवैया काफ़ी अधीर था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन तब शुरू हुआ जब उसने अपना नाम देखा। उसने आश्चर्य से उससे पूछा भी था कि क्या वह वास्तव में जू नेनियन है। उसके रवैये के आधार पर केवल एक ही संभावना थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके आने से पहले ही किसी ने वहां के स्टाफ को उसका नाम बताकर इसकी सूचना दे दी थी। वह कोई वीआईपी नहीं थी और केवल एक ही व्यक्ति था जिसे वह जानती थी, जो उद्योग और वाणिज्य प्रशासन के कर्मचारियों को इतना मिलनसार बना सकता था। जवाब लगभग दिमाग में उछल रहा था। जिन यू। उन्होंने वास्तव में इस बारे में सोचा भी था और लोगों को पहले ही इसकी जानकारी भी दे दी थी। उसे मानना पड़ा कि वह सचमुच बहुत विचारशील था। जू नेनियन ने चुपके से अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया। क्या करें? इस जानवर की खूबियां बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे इस आदमी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। वह न केवल सुंदर था, बल्कि उसका स्वभाव भी बेहतर होता जा रहा था और सबसे बढ़कर उसके प्रेमी बनने की संभावना इतनी प्रबल थी कि उसके साथ रहने का मतलब था पूर्ण सुरक्षा। इससे अधिक संपर्क एक दिन उसके पतन का कारण बन सकता है। नहीं, वह इस बारे में सोचती नहीं रह सकती।
सिर में दर्द महसूस करते हुए जू नेनियन ने अपना सिर हिलाया। दुनिया में बहुत सारे अच्छे दिखने वाले पुरुष हैं, ये सिर्फ वह नहीं था। अपने स्नेह की प्रतीक्षा कर रहे अन्य सभी सुंदर पुरुषों के बारे में सोचते हुए जू नेनियन को तुरंत होश आ गया। और एक बार फिर उसने अपनी स्थिति की पुष्टि की, वह केवल उसके अच्छे रूप से प्रभावित थी। इस युग में व्यवसाय शुरू करने वाले हर व्यक्ति के पास व्यवसाय लाइसेंस नहीं था। मूलतः पहले कई दुकानें खुलीं और बाद में उन्होंने ही धीरे धीरे इन चीज़ों को संभाला। आखिरकार देश अब व्यक्तियों को व्यवसाय में जाने के लिए जोरदार तरीके से प्रोत्साहित कर रहा था। स्थिति को देखते हुए व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा और चूंकि दुकान कुछ ही दिनों में खुलने वाली है, इसलिए उसे मेनू को अंतिम रूप देने और सामग्री खरीदने के लिए पूरी रात काम करना होगा। हर मुद्दे पर उसका काम पूरा था। दूसरी ओर जैसी कि उम्मीद थी, जू कियांग ने जिन यू की मंगेतर की खबर उसके भाइयों और बहनों को घर पर पहुंचा दी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरी भाभी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी लड़की। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं देखी। और वह जो पेस्ट्री बनाती है वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं आपको बताता हूँ, अब तो बस इसके बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ये कहते हुए जू कियांग ने वास्तव में निगल लिया। अगर जिन यू उसे जबरन बिस्तर से बाहर नहीं खींचता तो वह जाने से पहले पेट भर खाना खाता रहता। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे जोर से हंसने लगे। कियांग जी, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो, क्या परी जैसी लड़की है? मुझे लगता है कि आपने ज्यादा सुंदर लड़कियां नहीं देखी हैं। अन्य भाइयों ने भी कहा, बिल्कुल कियांग जी, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन वे पेस्ट्री में रुचि रखते थे क्योंकि शू कियांग बहुत ही नखरेबाज थे। ये कौन सी पेस्ट्री हैं? जू कियांग ने अपने होठों को चटकाया। मुझे नहीं पता, चचेरे भाई ने कहा कि उन्हें लियुएसू कहा जाता है। स्वाद ऐसा था जैसे इसमें कद्दू था, बिल्कुल कद्दू के केक जैसा। ये सुनकर सभी ने उपहास किया। कियांग जी, आप अभिनय में अपना करियर खो रहे हैं। एक साधारण कद्दू केक पर इतना उत्तेजित हो रहे हैं, क्या आप इसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कर सकते हैं? अरे तुम लोग इस पर विश्वास मत करो। जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी भाभी वाकई फूल की तरह खूबसूरत हैं और उनकी बनाई पेस्ट्री भी बहुत स्वादिष्ट होती है, जू कियांग ने जवाब दिया। सभी ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। मिठाइयाँ, युवा लड़कियों को पसंद आने वाली चीज़ें, मेरी पसंद नहीं। मैं अभी अपनी चचेरी बहन को पत्र लिखने जा रहा हूँ और उनसे कुछ खाना भेजने के लिए कहूँगा। ये कहने के बाद वह गुस्से में ऊपर की ओर भाग गया, जबकि भाइयों और बहनों के एक समूह ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारा प्रदर्शन खराब हो गया? जिन रुयांग लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। उनके बाएं हाथ में एक अंग्रेजी पुस्तक थी और दाहिने हाथ से उन्होंने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर उठाया हुआ था और अपने बगल में खड़े उपद्रवी समूह को देखकर एक असहाय मुस्कान बिखेर रहे थे। बड़े भाई, आप किस बात पर हंस रहे हैं? जिन जियाओनी ने उत्सुकता से पास आकर जिन रुयांग के हाथ में रखी किताब पर नजर डाली। वह घनीभूत अंग्रेजी शब्दों में से एक भी शब्द नहीं समझ सकी। अनपढ़ लड़की ने सिरदर्द से सिर हिलाया। डरावना। जिन रुयांग बिना कुछ कहे मुस्कुराए। जिन जियाओनी ने उनसे पूछा, बड़े भाई, क्या आप कियांगजी की बात पर विश्वास करते हैं? मैं उस पर विश्वास क्यों नहीं करूंगा? जिन रुयांग ने प्रतिवाद किया। जिन जियाओनी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बात सही है। उसका सबसे बड़ा चचेरा भाई अपने अत्यधिक अहंकार के कारण निश्चित रूप से किसी निम्न स्तर की महिला को पसंद नहीं करेगा। आखिरकार उसे सिस्टर फेफी जैसी उत्कृष्ट महिला भी पसंद नहीं थी। तो फिर बड़े भाई, क्या सिस्टर फेफी के पास कोई मौका है? जाओ खेलो और बड़ों के मामलों में दखल मत दो। तुम तो अभी बच्चे हो, जिन रुयांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। तभी लिविंग रूम में फ़ोन की घंटी बजी और जिन रुयांग ने फ़ोन उठाया। नमस्ते। जिन रुयांग की आवाज़ सुनकर ये शाओटिंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर जल्दी से अपने विचारों को पुनः एकत्रित किया। हेलो रुयांग, जिनयू ने राजधानी के लिए रात की ट्रेन ली, मैं उसे रोक नहीं सका। यह एक जटिल मुद्दा है। जिनयू, ये परिवार के निकम्मे पोते से हिसाब बराबर करने जा रहा है। वह शाम 6 बजे स्टेशन पर पहुंचेंगे। आपको उसे उठा लेना चाहिए और उसे जल्दबाजी में काम करने से रोकना चाहिए। क्या हुआ? जिन रुयांग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उनकी आवाज़ शांत और कोमल थी। उन्होंने कहा, मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, यह अति गोपनीय है। बस जिन यू को रोको, वह तुम्हारी सबसे ज़्यादा सुनता है। उसे कुछ समझाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ठीक है, मैं इसे संभाल लूँगा, चिंता मत करो, जिन रुयांग ने उत्तर दिया। जिन शियाओनी बगल में खड़े होकर सुन रहे थे और उन्हें फ़ोन रखते देख झुककर पूछने लगे, बड़े भाई, फ़ोन पर कौन था? जिन रुयांग ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हाथ से अपना चश्मा ठीक किया, कॉफ़ी टेबल से कार की चाबियां उठाईं और बाहर चलने लगे। तारांकन रेलवे स्टेशन पर जिन यू गुस्से से बाहर निकला। उन्होंने मूलतः एक कैदी से पूछताछ करने की योजना बनाई थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया था।
जैसा कि सभी जानते हैं, कैदियों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि उन्हें आत्महत्या करने का जरा भी मौका न मिले। उनकी टीम ने कई कैदियों को पकड़ लिया था और उनमें से कोई भी आत्महत्या करने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन भाग्य के कुछ बुरे मोड़ से, जैसे ही ओल्ड मास्टर जी के लोगों ने कुछ मिनटों के लिए कार्यभार संभाला, कैदी ने आत्महत्या कर ली। जिनयू को इस स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक पिछले मिशन की असफलता का सवाल है, जो ए परिवार के बेकार पोते से संबंधित नहीं है, जिनयू को कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। लेकिन अब कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और कैदी ने वास्तव में आत्महत्या कर ली थी, इसलिए भले ही जिनयू खुले तौर पर परेशानी पैदा करना चाहता था, वह ऐसा नहीं कर सकता था। बूढ़े मास्टर ये ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल कैदी को आत्महत्या करने का मौका दिया। जहां तक पकड़े गए कैदी की बात है, उसकी स्थिति जिनयू से बहुत अलग नहीं थी। एक सैनिक को काम पर रखना, जो एक विदेशी नागरिक भी था। इनमें से किसने कठोर विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था? एक बार दुश्मन द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद जब तक आत्महत्या करने का थोड़ा सा भी मौका होगा, वे बिल्कुल भी जीवित नहीं रहना चाहेंगे। ओल्ड मास्टर ये को बस अपने लोगों को थोड़ी कम सख्ती से पहरा देने का निर्देश देना था और कैदी की आत्महत्या में सहायता करने में सफलता मिल जाती। यदि जिनयू ने इसकी रिपोर्ट भी की तो भी वे इसे लापरवाही ही मानेंगे। ऐसा हल्का आरोप ये परिवार के लिए हल्की खुजली से अधिक कुछ नहीं होगा, जो कम से कम दर्दनाक नहीं होगा। जिनयू इस क्रोध को कैसे दबा सकता था? इस मिशन के लिए 2 जीवित लोगों की बलि दी गई। जिनयू अपने जंगली और अभिमानी चरित्र के लिए जाना जाता था, लेकिन अधिकांश समय वह किसी से भी अधिक शांत और तर्कसंगत था। लेकिन ये घटना बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि इसमें 2 भाइयों की बलि दी गई थी। वह उदासीन कैसे रह सकता था और शांत कैसे रह सकता था? वह ऐसा नहीं कर सका, वे उसके भाई थे। अब अपने क्रोध को अपने साथ लेकर उसने अपने भाइयों से बदला लेने के लिए उस पोते को चाकू मारकर मार डालने की योजना बनाई थी। धिक्कार है, उस आदमी को चाकू मारने के बाद उसे सबसे बुरी स्थिति में भी जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। यदि वह काम नहीं करता तो वह अपनी जान की बाजी लगा देगा। वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि उसका पोता मर न जाए, क्योंकि वह उन 2 भाइयों का सामना करने में असमर्थ है जिनकी बलि दी गई थी। जिनयू का क्रोध अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गया और जिन रुयांग ने उसके बढ़ते क्रोध को महसूस किया जब उसने उसे ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते देखा, उसके करीब पहुंचने से पहले ही। अपनी सुंदर भौहों पर हल्की सी शिकन के साथ जिन रुयांग आगे बढ़ा और जिनयू की कलाई पकड़ ली। कार में बैठ जाओ। जिनयू, जो पहले से ही क्रोधित था, को अचानक पकड़ लिया गया और लगभग मुक्का मारने ही वाला था। ये देखकर कि यह जिन रुयांग था, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये तुम क्यों हो? जिनयू ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या ये शाओटिंग ने तुम्हें बताया? पहले कार में बैठो। जिन रुयांग ने उसे सीधे कार में खींच लिया और दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। जिनयू पीछे की सीट पर बैठे थे। जिन रुयांग के दरवाज़ा बंद करने की कार्रवाई से अप्रभावित मुश्किल से एक पलक उठाते हुए उन्होंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपकी कार मुझे फंसा नहीं सकती, मुझे ये परिवार के पास ले चलो। उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखने की आवश्यकता के बिना केवल उसके भाषण के लहजे को सुनकर जिन रुयांग को पता चल गया कि इस समय जिनयू का गुस्सा कितना विस्फोटक था। रियरव्यू मिरर में उसे देखते हुए जिन रुयांग ने धीरे से अपना चश्मा ऊपर किया और मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड की ओर चला गया। शांत हो जाएं। मैं शांत नहीं हो सकता। आज मैं उस कमीने को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जिन रुयांग का स्वर न तो बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा, जो उत्तेजित जिनयू के स्वर से बिल्कुल विपरीत था। तो फिर मैं जाकर आत्मसमर्पण कर दूंगा, जिनयू ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें पता है कि यह कानून के खिलाफ है और फिर भी तुम इसे जारी रखते हो। जिन रुयांग ने धीरे से हंसते हुए कहा, उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये जियांटियन से क्या शिकायत है, लेकिन तुम इस बारे में आवेगपूर्ण नहीं हो सकते। आज मुझे बस आवेगपूर्ण होना है। जिनयू एक पटाखे की तरह था जो हल्के से स्पर्श से जल जाएगा। जिन रुयांग ने अपनी लाक्षणिक कमजोरी पकड़ी। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन क्या तुमने ऐसा करने के परिणामों के बारे में सोचा है? मैंने कियानगजी से सुना है कि आपकी मंगेतर बहुत सुंदर है। मंगेतर शब्द सुनते ही जिनयू का आधा गुस्सा शांत हो गया और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अवचेतन मन से बुदबुदाया, जियाओ जियाओ। उसका नाम जियाओ जियाओ है। जिन रुयांग को जूनेनियन को जियाओ जियाओ के रूप में संदर्भित करते हुए सुनने पर जिनयू ने भौहें चढ़ा लीं और उन्हें सही किया। उसका नाम जूनेनियन है, जियाओ जियाओ नहीं। जियाओ जियाओ उसके लिए उसका विशेष उपनाम था, केवल उसे ही इसका उपयोग करने की अनुमति थी। जिन रुयांग ने धीरे से हंसी। जिनयू की प्रतिक्रिया से यह साबित हो गया कि वह वास्तव में इस लड़की की परवाह करता था। वह अपनी दुखती रग पर धीरे से दबाव डालता रहा। जब हम छोटे थे तब से हमारी रुचियां एक जैसी रही हैं। मुझे विश्वास है कि मैं भी उस महिला को पसंद कर सकता हूं जिसे आप पसंद करते हैं।
यदि तुम सचमुच मृत्यु चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके बाद तुम्हारी मंगेतर, मैं उससे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए शादी करूंगा। आह, गलत है मेरे बच्चे, मैं इसे जू नेनियन के साथ करूंगा। अपने दादाजी को चो दो, जिन यांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिनयू एक तेज चाल में आगे बढ़ा, उसके लंबे पैर पीछे से आगे की ओर फैले हुए थे। उसने चतुराई से ब्रेक पर पैर रखा, जिन यांग के हाथों को उसकी पीठ के पीछे दबा दिया, एक घुटने को उसकी कमर पर दबाया। उसने अपना चेहरा कार की खिड़की से टकराया। धीरे से हंसते हुए, जिन यांग का चश्मा टेढ़ा था, फिर भी वह सहज रूप से सुंदर दिख रहा था। खुद को संयमित करते हुए जिन यांग ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम अब भी ये परिवार के पास जाना चाहते हो? मैं तुम्हें एक चाकू ला कर दूंगा। जिन यांग राजधानी में एक प्रमुख सैन्य टुकड़ी के कमांडर थे तथा उनका पद जिनयू के समान था। यदि वास्तव में लड़ाई हुई तो जिनयू उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। जिनयू ने धीमे स्वर में कसम खाए और उसे छोड़ दिया और यात्री सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलाना कहाँ? जिन यांग ने पूछा। जिनयू ने उसे अधीर दृष्टि से देखा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वह कहाँ है, कंपाउंड। उसके शब्दों पर जिन यांग ने अफसोस के साथ अपनी जीभ चटकाते हुए हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि नैनियन और मैं किस्मत वाले प्रेमी बनने के लिए अभिशप्त हैं। जिनयू के माथे पर उभरी हुई नसें उभर आईं। कोई दुर्भाग्य नहीं है, वह आपकी भाभी है। जिन यांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। उससे बहस करने का मतलब था कि वह शांत हो गया था। अब शांत महसूस कर रहे हो? चुप रहो, आप अभी भी नाराज हो रहे हैं, जिन यांग ने पूछा। जिनयू ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी औरत से शादी करना चाहते हो और मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। जिन यांग ने भौहें चढ़ाईं, अगर मुझे वह सचमुच पसंद आ गई तो मैं तुम्हारी औरत को भी छीन लूंगा। भाड़ में जाओ। जिनयू कहना चाहता था कि भाड़ में जाओ तुम्हारी माँ, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह उसकी प्यारी चाची थी। वह कहना चाहता था कि भाड़ में जाओ तुम्हारे दादा, लेकिन एहसास हुआ कि वह उसके दादा भी होंगे। अंत में कुछ देर तक इसे रोकने के बाद वह इसे रोक नहीं सका और अपनी कमर पर लात मारते हुए बोला, जाओ मल खाओ। अपनी भड़ास निकालने के बाद जिनयू काफी हद तक शांत हो गया था, ये जानते हुए कि जिन यांग उसके हित में सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। जिन यांग ने गुनगुनाया, आप मुझे अपनी महिला के साथ बच्चे पैदा करने की इच्छा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। भाड़ में जाए तुम्हारे दादाजी। जिनयू ने फिर से जिन यांग पर लात मारी, लेकिन इस बार उसका पैर नहीं लगा क्योंकि जिन यांग ने लात वापस कर दी। कार की भीड़भाड़ में दोनों लंबी टांगें आपस में टकरा गईं। जिन यांग ने अपना चश्मा ठीक किया। उनकी मुस्कान गर्म और सभ्य थी। आप अपना गर्म स्वभाव कब बदलेंगे? जिनयू ने जवाब दिया, भीड़ की खाल में भेड़िए को मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कमीना जिन यांग सबसे धोखेबाज व्यक्ति था जिसे जिनयू ने कभी देखा था। वह अंदर से एक बदमाश था, फिर भी उसने हमेशा खुद को एक विनम्र सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि सुसंस्कृत और सौम्य परिष्कार का दिखावा था। वह आवेगशील नहीं हो सकता था। वह जू नेनियन को जाने नहीं दे सकता था। उसकी मासूमियत छीनकर उसे एक ऐसी महिला में बदल दिया जिसने अपना सद्गुण खो दिया था। वह कतई नहीं चाहता था कि इसके कारण उसे दूसरों द्वारा अपमानित किया जाए। वह उसे किसी अन्य पुरुष को नहीं सौंप सकता था, लेकिन उस बदमाश ये जियांगटियन को इतनी आसानी से छोड़ देना वह सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिंगडू हवेली में वापस आकर जिनयू ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वह अब भी पहले की तरह ही चिड़चिड़ा था। उसके बढ़ते क्रोध से भाई बहन डर गए। बचपन से ही जिनयू स्थानीय अत्याचारी था और हवेली के सभी बच्चे उससे डरते थे। यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई बहन भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जिनयू का स्वभाव उसकी क्षमताओं के सीधे आनुपातिक था। वह पहले से ही 15 वर्ष का था जब वह वुलान और जिन नांदोंग के पीछे पीछे नानचेन काउंटी वापस आया, लेकिन उन्होंने सब पर जो छाप छोड़ी वह अमिट थी। जिंगडू राजकुमारों में दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन परिवार से थे, एक का नाम जिनयू था और दूसरे का नाम जिन यांग था। ये दोनों चचेरे भाई थे जिनका जन्म एक दिन के अंतर पर हुआ था। बाहरी लोगों को जिन यांग जितना मिलनसार लगता था, बाहर जिनयू की प्रतिष्ठा उतनी ही खराब थी। उनमें से एक तो एक परिष्कृत और सुंदर कुलीन व्यक्ति था, जबकि दूसरा अस्थिर और मनमौजी नर्क का जीवित राजा था जिससे सभी भयभीत रहते थे। हवेली के अंदर की सभी युवा पीढ़ी जिनयू से डरती थी। जिन जियाओनी ने घबराहट से निगल लिया और सावधानी से जिन यांग की आस्तीन खींची। भाई, बड़े चचेरे भाई के साथ क्या गलत है? जिनयू के पिता के काम के कारण, हालांकि उनका परिवार बहुत समय पहले नानचेन काउंटी में चला गया था, जिनयू हर साल एल्डर मास्टर जिन से मिलने के लिए जिंगडू लौटते थे। इसलिए इनमें से कोई भी छोटा चचेरा भाई उसके लिए अजनबी नहीं था। जिनयू को स्पष्ट रूप से क्रोधित देखकर जिन शियाओनी चिंता से बच नहीं सकी। जिन यांग ने नीचे देखा। जिन शियाओनी की चिंतित निगाहों को देखकर उसकी आंखें नरम पड़ गईं। अपना हाथ उठाकर उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। उसकी आवाज मधुर और गर्म थी।
चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिनयू ठीक हो जाएगा। उसका स्वभाव ऐसा ही है, वह थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। हाय, जिन जियाओनी ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने भाई और उसके चचेरे भाई के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। यद्यपि वे दोनों भाई एक ही पैंट साझा करने वाले भाइयों की तरह घनिष्ठ थे, फिर भी उसका अपना भाई बिल्कुल त्रुटिहीन था, जबकि चचेरा भाई उत्कृष्ट होते हुए भी बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। खैर, इसका उल्लेख न किया जाना ही बेहतर है। यहाँ तक कि अंडे देने वाली मुर्गी भी उसे देखकर डर जाती और अपने अंडे वापस रख लेती। जिन रुयांग ने उन कुछ चचेरे भाइयों की ओर देखा जो सावधानी से भागने की योजना बना रहे थे और असहायता से अपना सिर हिलाते हुए धीरे से बोले, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिन रुइबिंग, हम टहलने जा रहे हैं। परिवार का बाघ घर लौट आया और वह अभी भी गुस्से में था, इसलिए उन्होंने वापस आने से पहले कुछ दिनों तक छिपने का निर्णय लिया ताकि वे रास्ते में न आए और बिना किसी कारण के उनकी पिटाई न हो। जिन रुयांग ने हार मानते हुए कहा, आगे बढ़ो। धन्यवाद भाई। जिन रुइबिंग के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए वे सभी एक साथ चिल्लाए और फिर एक शॉट की तरह भाग गए। जिन जियाओनी ने भी पीछे हटने की योजना बनाई। भाई, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। मैं सिस्टर फेफी के साथ खेलने जा रहा हूँ। वापस आओ। जिन रुयांग ने अपनी बहन को कॉलर से पकड़कर वापस खींच लिया। उसकी पतली उंगली उसके माथे पर टिकी हुई थी, उसके होठों से उसकी कोमल आवाज निकल रही थी, फेफी को मत बताना कि तुम्हारी चचेरी बहन वापस आ गई है। क्यों नहीं? जिन जियाओनी ने शिकायत की। फिर अचानक उसे एक अंतर्दृष्टि की चमक दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठीं। भाई, आप संभवतः सिस्टर फेफी को पसंद नहीं कर सकते, है ना? ये सुनकर जिन रुयांग की मुस्कान और गहरी हो गई। जिन जियाओनी को लगा कि वह कुछ कर रही है। दुर्भाग्यवश, इससे पहले कि वह उत्साहित हो पाती, उसने अपने सामान्यतः सौम्य भाई के होठों को एक सीधी रेखा में सिकुड़ते देखा। उसने बहुत ही धीमी आवाज में उससे कहा, मुझे आपके चचेरे भाई की पत्नी पसंद है। जिन जियाओनी, वर्तमान में जितने भी चचेरे भाई बहनों की सगाई हुई थी, उनमें से केवल उसकी सबसे बड़ी चचेरी बहन का ही कोई साथी था। लेकिन उसके भाई ने तो चचेरे भाई की पत्नी से मुलाकात भी नहीं की थी, वह उसे कैसे पसंद कर सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मजाक कर रहा था। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। भाई, मजाक करना बंद करो। तुम तो मेरे चचेरे भाई की पत्नी से भी नहीं मिले। अपनी बहन की आंखें घुमाने पर जिन रुयांग ने भौहें चढ़ाईं, ये वास्तव में अनुचित था। वह निश्चित रूप से मजाक कर रहा था, भले ही जिन यू की पत्नी स्वर्ग से उतरी हो, वह उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। अपनी बहन के सिर पर धीरे से थपथपाते हुए जिन रुयांग ने कहा, अच्छा बनो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम फेई के साथ अच्छी तरह से रहती हो, लेकिन एक दयालु लड़की होने के नाते तुम्हें अन्य लोगों के रिश्तों को नष्ट नहीं करना चाहिए, समझी? यद्यपि जिन रुयांग की दृष्टि सौम्य थी, लेकिन उसमें कठोरता का भाव था जो किसी असहमति को बर्दाश्त नहीं करता था। जिन जियाओनी ने शिकायत के साथ मुंह बनाया, मैं किसी का रिश्ता खराब नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी चचेरी बहन की सगाई हो चुकी है, उसने उसे याद दिलाया। जिन परिवार के सदस्य के रूप में हम बाहरी लोगों से निपट सकते हैं, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए, समझे? जिन रुयांग ने शायद ही कभी जिन शियाओनी से उस लहजे में बात की हो। उसने महसूस किया कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। ये कहकर वह उदास होकर भाग गई। जिन रुयांग ने दूसरी मंजिल पर कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा, सीढ़ियों से ऊपर चला गया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा अंदर से खुल गया और एक जूता उड़ता हुआ उसके चेहरे की ओर आ गया। सौभाग्यवश वह समय रहते बच गया। जिन रुयांग ने हंसते हुए कहा, सुना मैंने जियोनी से क्या कहा? जिन यू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी पत्नी पसंद है। जिन रुयांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी पतली उंगलियों को अपने चश्मे को ठीक करने के लिए मोड़ा, क्या आप इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं? इस पर विश्वास न करने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। उसका चेहरा देखकर, जो किसी सजे धजे जानवर जैसा लग रहा था, जिन यू ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, तुम तो निकट दृष्टि वाले भी नहीं हो, तुम्हें हर समय चश्मे की क्या जरूरत है? जिन रुयांग ने अपनी तर्जनी उंगली को फैलाया और उसे जिन यू के सामने बाएं और दाएं घुमाया, तुम समझ नहीं रहे हो। यह उसका हथियार था। चश्मा न पहनने पर उन्हें डर था कि उनका पशुवत पक्ष उजागर हो जाएगा, जिससे वह सुरक्षित हो जाएंगे। वह जिन यू की तरह नहीं बनना चाहता था, जिसे नर्क का जीवित राजा कहा जाता है। फिर लड़कियां उससे कैसे संपर्क करेंगी? जिन यू का मूड कुछ बेहतर हुआ देखकर जिन रुयांग ने उनसे पूछा, तुम वापस कब जाओगे? कुछ ही दिनों में। जिन यू ने आह भरी और जिन रुयांग के कंधे पर मुक्का मारा, नीचे आओ और मेरे साथ पियो। लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर सफ़ेद शराब से भरा एक बड़ा कटोरा रखा था। जिन रुयांग ने सिरदर्द से अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास वास्तव में कोई स्टाइल नहीं है। ये कहते हुए वह खड़ा हुआ और शराब की अलमारी से रेड वाइन की एक बोतल और 2 गिलास निकाले।
उसने इत्मीनान से अपने कॉलर के 2 बटन खोले, रेड वाइन को गिलासों में डाला और एक गिलास जिन यू को देते हुए कहा, इसे पी लो, यह मेरे संग्रह से है। ये कौन सा विदेशी कचरा है? जिन यू ने इसे लिया, इसे ऐसे पी गया जैसे ये तेज शराब हो, और फिर टिप्पणी की, इसे शराब कहते हैं। यह नरक के समान नीरस है। एक गाय चपरासी चबा रही है। जिन रुयांग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और इत्मीनान से शराब का गिलास अपने होठों तक लाया और धीरे से घूंट भरने लगा। जिन यू उसकी शर्मीली हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक विद्वान बदमाश था जो हमेशा परिष्कृत होने का दिखावा करता था। जिन रुयांग, क्या तुम भी एक आदमी हो? आओ, खूब घूंट भरकर पियो, मेरे साथ थोड़ी सफ़ेद शराब भी ले आओ। जिन यू ने उसके हाथ से शराब का गिलास छीन लिया, उसे एक तरफ फेंक दिया, कॉफ़ी टेबल पर पैर रखा, जिन रुयांग का मुंह खोला और उसके गले में आधा कटोरा शराब डाल दी, जो जिन रुयांग के चेहरे पर फैल गई। जिन रुयांग ने गाली दी और अपना चश्मा एक तरफ फेंक दिया, तथा एहसान चुकाने के लिए जिन यू के हाथ से कटोरा छीन लिया। प्रत्येक ने आधा कटोरा सफ़ेद शराब पी ली। जिन यू ने अपना मुंह पोंछा और हंसते हुए कहा, अभी भी नाटक कर रहे हो? घर पर कोई न होने के कारण जिन रुयांग ने अपना मुखौटा उतार दिया और अपने लंबे पैरों को कॉफ़ी टेबल पर टिकाकर आराम से बैठ गया। ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए अपनी छवि त्याग दूंगा, महानुभाव। चलो बात करते हैं, तुम ये शियांगटियन से हिसाब बराबर क्यों करना चाहती थीं? जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा, जिन यू तुरंत चुप हो गया। जिन रुयांग ने आगे कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उसके अपनी भावनाओं को शांत करने का इंतजार किया। जिन यू ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने दोनों हाथ उसके चारों ओर लपेट लिए। लगभग 10 मिनट के बाद जिन यू ने अंततः अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जिन रुयांग उसकी उपस्थिति से चौंक गया और जल्दी से अपने पैर कॉफ़ी टेबल से हटा लिए। जिन यू, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वह कमीना, उसने मेरे 2 भाइयों को मार डाला, जिन यू ने दांत पीसते हुए कहा। उसके गले से धीमी गड़गड़ाहट निकल रही थी, आवाज़ घुट रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं अपने दिल में दबी नफरत को नहीं दबा पाऊंगा। जिन रुयांग और जिन यू एक साथ बड़े हुए थे, उनकी उम्र में केवल 1 दिन का अंतर था। इस प्रकार, यद्यपि जिन यू उसका चचेरा भाई था, फिर भी उसने उसे कभी भाई नहीं कहा। वह हमेशा जिन यू को उसके नाम से संबोधित करता था। उसने जिन यू को इतना उत्तेजित कभी नहीं देखा था। बाहरी लोगों के लिए जिन यू को हिंसक स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था, लेकिन केवल जिन रुयांग ही जानता था कि जिन यू वास्तव में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शांत और तर्कसंगत था। वह हमेशा जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या करना है। ये पहली बार था जब उसने जिन यू को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते देखा। जिन यू ने यह बयान देने के बाद आगे कुछ नहीं कहा, ऐसा करने से अति गोपनीय जानकारी का खतरा हो सकता था। जिन रुयांग भी संगठन का सदस्य था और वह समझता था कि जिन यू ने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। संगठन सी ने राष्ट्र की सेवा की, विशेष रूप से खतरनाक मिशनों से निपटते हुए। जिन परिवार के पुरुष, एल्डर मास्टर जिन से लेकर जिन रुयांग और जिन यू तक, सभी संगठन सी के सदस्य थे। जिन रुयांग ने भी अपने बंधुओं की मृत्यु का अनुभव किया था, वह उस भावना को समझता था। अब और बात नहीं करते, आज तुम जो भी पीना चाहो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने बारी बारी से शराब पी और कॉफ़ी टेबल के नीचे रखा सफ़ेद शराब का बड़ा बर्तन ऐसे ही खाली हो गया। दूसरी ओर, जिन यू जितना अधिक शराब पीता गया, उसका नशा उतना ही अधिक कम होता गया। जिन रुयांग को ऊपर ले जाकर एक धमाके के साथ उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जिन यू ने अपनी जीभ चिटकाई और उसे ज़मीन पर पटक दिया। भाई, धन्यवाद। लिविंग रूम में बैठे हुए जिन यू ने कई चीज़ों के बारे में सोचा, ये जानते हुए कि यहाँ रहने से वह केवल ये जियांगटियन के साथ हिसाब चुकता करने की इच्छा पर नियंत्रण खो देगा। सोफे पर पीठ के बल लेटे हुए जिन यू ने छत की ओर गौर से देखा। वह अपने साथ कुछ भी घटित नहीं होने दे सकता था, उसे अभी भी जू नेनियन का ख्याल रखना था। उसके कोमल और प्यारे रूप के बारे में सोचते हुए, जो इतनी आसानी से धमकाया जा सकता था, जिन यू अब और शांत नहीं बैठ सका और बाहर चलने के लिए खड़ा हो गया। नहीं, उसे वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अभी तक जू नेनियन को आत्मरक्षा तकनीक नहीं सिखाई थी। वह इतनी आकर्षक और मनमोहक थी, अगर कोई उसे परेशान करे तो क्या होगा। जितना अधिक जिन यू इसके बारे में सोचता, उतना ही वह चिंतित होता जाता। वह चाहता कि काश उसके पास पंख होते और वह तुरंत उसके पास वापस उड़ जाता। ट्रेन में सवार होकर जिन यू वापस लौटने के लिए उत्सुक था, अपने धड़कते दिल को ढकते हुए और गहरी सोच में डूब गया। तो किसी की देखभाल करने का अनुभव कुछ ऐसा ही था। जू नेनियन, जू जियाओ जियाओ। हे, जिन यू धीरे से हंसा। वास्तव में वह दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और जहां तक उस कमीने ये जियांगटियन की बात है, वह उससे निपटने का कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन वह आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगा, न ही वह ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगा जिससे न केवल दुश्मन को नुकसान पहुंचे बल्कि उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचे। दुकान की स्थापना का अधिकांश कार्य मूलतः पूरा हो चुका था।
अब जरूरत थी कल मेनू लिखने और सामग्री खरीदने की। जू नेनियन ने एक लेखन ब्रश लिया और मेनू पर नाम और कीमतें लिखना शुरू कर दिया। रेस्तरां जू नेनियन ने नूडल्स और चावल दोनों प्रकार के व्यंजन बेचने की योजना बनाई थी। इस तरह जब भी कोई ग्राहक व्यस्त होता तो शू जिकियांग नूडल्स खरीदने में मदद कर सकता था। उसने मेनू पर 8 व्यंजन लिखे और उसकी ब्रश से लिखी हुई लिखावट को देखकर, जो खराब नहीं हुई थी, जू नेनियन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। फिलहाल केवल 8 व्यंजन ही पर्याप्त होंगे, इससे अधिक व्यंजन संभालना बहुत कठिन होगा। इनमें 4 मांस व्यंजन और 4 सब्जी व्यंजन थे और फिर बटर सॉस नूडल्स भी था। बटर सॉस नूडल्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मक्खन सॉस के साथ पकाए गए नूडल्स हैं। हाल की घटनाओं के कारण जू नेनियन के पास बटर सॉस बनाने का समय नहीं था, जो कि इस क्षेत्र में दूसरा नुस्खा था। यद्यपि उसने जो बटर सॉस बनाया था वह नूडल्स या चावल के साथ मिलाकर बहुत स्वादिष्ट था, फिर भी वह उस स्थान के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पाया था। ये जांचने के लिए कि पका हुआ भोजन मानक के अनुरूप है या नहीं, अंतरिक्ष में ये देखा जाएगा कि भोजन धारा में डूब सकता है या नहीं। मानकों को पूरा न कर पाना ही उसके लिए लार्टा पकाने के लिए पर्याप्त था। मानक तक पहुंचना संभवतः अत्यधिक स्वादिष्ट होगा। जू नेनियन ने इस बारे में और भी अधिक दृढ़ निश्चय किया। उसे मक्खन सॉस को मानक के अनुरूप बनाना होगा, अन्यथा यह एक पेटू और शेफ के रूप में उसकी स्थिति के लिए अपमानजनक होगा। नानचेन काउंटी के अधिकांश लोगों को मसालेदार भोजन पसंद है, लेकिन शहर से बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह बात मायने नहीं रखती। इसलिए जू नेनियन ने प्रत्येक व्यंजन के नाम के बाद विशेष रूप से बहुत मसालेदार, मध्यम मसालेदार, हल्का लिखा। इस तरह स्वाद वरीयताओं में बहुत अधिक विचलन नहीं होगा। मेनू खत्म करने के बाद जू नेनियन को अचानक कई बार छींक आए। ओह, मुझे उम्मीद है कि मुझे सर्दी नहीं लग रही होगी। कई बार छींकने के बाद भी उसकी नाक लाल नहीं हुई, लेकिन उसके कान अचानक गर्म और लाल हो गए। क्या चल रहा है? अपने कानों की मालिश करते हुए और खुद से कुछ बुदबुदाते हुए जू नेनियन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह उसे जल्दी ही कुछ काम निपटाने थे और अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो उसने नहीं खरीदी थीं। आधी रात को शू नेनियन को बेहोशी की हालत में अपनी नाक में खुजली महसूस हुई। उसने असहजता से हाथ हिलाया और असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, मुझे परेशान करना बंद करो। जब गुदगुदी का एहसास खत्म हो गया तभी वह संतुष्ट होकर सो सकी। और इसलिए जिन्यू उसके बिस्तर के पास बैठ गया, उसके मासूम सोते हुए चेहरे को देखता रहा। घने अंधेरे कमरे में गहरी आंखों की एक जोड़ी चमक रही थी और खिड़की से आती चांदनी उसकी अद्भुत सुंदर विशेषताओं को रोशन कर रही थी। उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए जिन्यू की आंखें गहरी हो गईं और वह उसके प्रति अपने आकर्षण से जूझने लगा। जैसे ही वह करीब आया, जू नेनियन ने नींद में उसका नाम बुदबुदाया। जिन्यू। उसकी कोमल और कोमल आवाज जिन्यू के कानों तक पहुंची और उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अचानक उसकी काली आंखों से एक तेज और प्रसन्नता भरी रोशनी फूट पड़ी। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही पल उसके घृणित छोटे से मुंह से 3 शब्द निकल पड़े। तुम बेवकूफ। जिन्यू के मुंह के कोने पर मुस्कान सख्त हो गई। इसके तुरंत बाद उसके कानों में शापों की एक श्रृंखला पहुंची। कचरा, जानवर, मैल, कचरा, कमबख्त, कमीना, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, छोटे। उसका मुंह जो स्वप्न में भी उसे गालियां देना बंद नहीं करता था, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जिन्यू ने सहन किया, लेकिन अंततः वह खुद को रोक नहीं सका और उसकी लगातार बकबक को चुप करा दिया। जू नेनियन नींद में धीरे से गुनगुना रही थी। आवाज धीमी और मृदु थी, जिससे जिन्यू के कान लाल हो गए। उसके द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए जिन्यू ने अंततः उसे बेहोश कर देने का निर्णय लिया। उसकी गर्दन पर कुशलतापूर्वक वार करके उसने ये सुनिश्चित किया कि उसे ज्यादा चोट न लगे और वह बेहोश न हो जाए। नियानियन, तुम मेरी चिंता का विषय बन गई हो, जिन्यू ने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसने उसे पूरी रात अपने पास रखा और उसे अपनी गोद में सुरक्षित आराम करने दिया। जब आसमान में रोशनी होने लगी तो वह धीरे से बिस्तर से उठा और अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में जू नेनियन की खुशबू के बिना बिस्तर पर लेटे हुए जिन्यू को अचानक अंदर से खालीपन महसूस हुआ। तो किसी की परवाह करने पर ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि वह जानता था कि वह वही लड़की है। उसने उससे शादी करने का निश्चय कर लिया था और उसे अपनी पत्नी मान भी चुका था, इसलिए उसके दिल में चिंता थी। क्या यही था? क्या सभी पुरुष अपनी पत्नियों के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं? यह एहसास बहुत बुरा नहीं लगता। जब जू नेनियन जागी तो वह स्तब्ध थी। कल रात आए सपने के बारे में सोचते हुए जू नेनियन ने मूर्खतापूर्वक अपनी उंगली काट ली। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने तकिए को गले लगाकर उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। मृत जिन्यू, सड़ा हुआ जिन्यू, उसने कल रात उस मृत आदमी का सपना देखा। इसके अलावा यह उन चीजों के बारे में था जो पहले ही घटित हो चुकी थीं। उसने उस छोटी पहाड़ी पर घटी घटना के बारे में सपना देखा जब उसकी पहली बार जिन्यू से मुलाकात हुई थी।
केवल सपने में ही उसकी मानसिकता में पहले से कहीं अधिक परिवर्तन आ गया था। जू नैनियन अपने चेहरे को ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह इसके बारे में और नहीं सोच सकती थी। उसने अपने होठों पर दर्द महसूस किया, संभवतः कल रात सपने में बिस्तर के खंभे को कुतरने से। शांति से स्कर्ट पहनते हुए जू नैनियन ने गहरी सांस ली। ठीक है, एक और व्यस्त दिन इंतजार कर रहा था और वह पिछली रात के सपने को खुद पर असर नहीं करने दे सकती थी। दरवाजा खोलते हुए जिन्यू के बिना एक नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार होकर उसने मुस्कुराकर अपने होठों को मोड़ लिया। जब जिन्यू उसके कमरे के पास से गुजर रहा था, वह रुक गया और जू नैनियन को सहजता से अभिवादन किया। सुप्रभात। उसकी मुस्कान जम गई और जू नैनियन अचानक एक रोबोट की तरह हो गई। उसकी गर्दन चरमरा रही थी क्योंकि वह चारों ओर देखने के लिए मुड़ी थी। फिर धीरे से उसने अपनी नज़र जिन्यू पर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मतिभ्रम नहीं कर रही है। हे, जू नैनियन सूखी हंसी हंसा। सुप्रभात। तुम्हें कब वापस मिला? जिन्यू ने उसकी चमकदार आंखों पर एक नज़र डाली। उसकी निगाहें स्याही की तरह गहरी हो गईं। कल रात वापस आया था। आह, कल रात? जू नैनियन आश्चर्यचकित था। मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं बहुत देर से वापस आया और आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ओह। आमतौर पर स्पष्ट बोलने वाली जू नैनियन को जिन्यू से बात करना अजीब लगा क्योंकि उसने कल रात एक सपना देखा था। ऐसा सपना देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दोनों चुप हो गए और एक क्षण के लिए माहौल अजीब हो गया। यह मुख्यतः जू नैनियन को असहज महसूस करा रहा था, जबकि जिन्यू बस उससे मोहित था। यह महसूस करते हुए कि चुप्पी बहुत लंबी हो गई है, जिन्यू वास्तविकता में वापस आ गया। जू नैनियन नीचे देख रही थी, उसका पैर फर्श को रगड़ रहा था। ये देखकर जिन्यू ने चुप्पी तोड़ी। आज के लिए आपकी क्या योजना है? वह जानता था कि अगले कुछ दिनों में वह दुकान में बहुत व्यस्त रहेगी। वह अभी तक दुकान पर नहीं गया था और उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। जू नैनियन ने देर से आह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जिन्यू की गहरी निगाहों से मिलने के लिए ऊपर देखा। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह उससे पूछ रहा था। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ सामग्री और रसोई के बर्तन खरीदने हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जिन्यू ने स्पष्ट रूप से कहा। जू नैनियन ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ।